बार वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। चलो, आज एक सबसे टेक्निकल स्टैंडर्ड पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है इंडेक्स 32। अल्टीमेटली टेक्निकल स्टैंडर्ड मतलब समझने के लिए थोड़ा दिमाग ओपन चाहिए आपको। तुरंत समझ में नहीं आएगा, माइट क्रिएट बिट कंफ्यूजन, तो लेट इट बी। क्या लिखा है राहुल ने? पेज नंबर 12.7, लेकिन कौन किसका बेटा 12.7? किसका बेटा 1B 12.7? कौन सा टॉपिक है? सब्जेक्ट क्या सीए में है कि एफए में? ठीक है, अभी मुझे मुझे मैसेज कर देना या कॉल कर देना बेटा, ऐसा करना। चलो पहले इधर स्टार्ट करते हैं, इंडेक्स 32। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। एज आई सेड, इट विल टेक सम टाइम, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा उसको समझने के लिए, समझाने के लिए। मुझे भी धीरे धीरे चलेंगे। इंडेक्स 32 लेसन नंबर 19, 20, 21, 22, मुझे लग रहा है लेसन नंबर 20 का पार्ट है, वैल्यूएशन में आता है। कहाँ पे आता है? वैल्यूएशन में आता है। एग्जैक्टली जानना है, रुक जाओ मैं स्टडी मटेरियल ले लेता हूँ। एग्जैक्टली कौन से टॉपिक में आता है? ये आपका आ रहा है लेसन नंबर 19 में है। नहीं, हाँ लेसन नंबर 19 में है बेटा, ये वैल्यूएशन प्रिंसिपल एंड फ्रेमवर्क्स में है। ठीक है, तो उसमें इंडेक्स 32 दिया हुआ है। जैसे इंडेक्स 113 भी था। हाँ, पेज नंबर 520, पेज नंबर बेटा मेरे पास जो है स्टडी मटेरियल, उसमें पेज नंबर 536 है। करेक्ट, तो ये पेज नंबर 536 पे है। और ठीक है, आपका कौन सा पेज पे होगा पता नहीं बेटा, अभी कुछ हो सकता है किसी के पास ओल्ड स्टडी मटेरियल हो तो कुछ डिफर होता है। लेट्स स्टार्ट। Index 32, basically it's the name of this index is nothing but फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। उसका नाम क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ओके, उस इंडेक्स का नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मैंने उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, समझ में आ जाएगी। हाँ, पढ़ते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट that gives rise to obtain financial assets for one party and financial liabilities or equity instrument for another party. फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट फॉर अनदर पार्टी। समझ में आया क्या बेटा? समझ में आया तो हाँ बोलोगे, तो ना बोलोगे। समझ में आया तो हाँ बोलोगे, तो ना बोलोगे। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी बेटा इसमें। अदिति बोल रही है यस, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बताओ क्या समझ में आया? कोमल, अदिति, चेतना, बताओ क्या समझा? ना एक्सप्लेन मी। क्या आपको हाँ बोलने की आदत लग गई है क्या? मैं कुछ भी पूछूं उसमें हाँ बोल देने का? नाउ नाउ यू एक्सप्लेन मी, क्या समझा? नहीं, मुझे लग रहा है कि एक हाँ बोलने की पैटर्न बन गई है। करेक्ट कोमल, व्हाट डिड यू अंडरस्टूड? मैंने वही बोला, नहीं समझेगा, तुरंत नहीं समझेगा कुछ इसमें। अभी इसमें इसमें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है, अभी तो समझना बहुत डिफिकल्ट है इसको। मतलब ये वाला पैरा जो है, ये बहुत डिस्कशन के बाद समझ में आएगा। इन शॉर्ट, इफ आई एम गोइंग टू रिसीव कैश, एक के लिए लाइबिलिटी है तो दूसरे के लिए एसेट है। नहीं भाई अथर्व, मैसेज प्राइवेटली मत कर, पब्लिकली कर, एवरीवन कर, ताकि सब लोग को डाउट समझ में आए। In short, I am going to receive cash or equity shares of another company, then it will be financial assets. हमें राइट देता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नो, नथिंग लाइक दिस, नथिंग लाइक दिस। ठीक है, मैं यहाँ से बात करता हूँ आपके साथ। पहले किसी को पता है एसेट का मतलब क्या होता है? चलो डिस्कशन करते हैं। व्हाट डज मीन बाय एसेट? मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एसेट। नहीं कोमल, ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा, राइट देता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, नथिंग लाइक दिस। लेकिन व्हाट डज मीन बाय एसेट्स? एनीवन कैन एक्सप्लेन मी? एसेट क्या होता है? अब ये तो आता होगा ना। अब एसेट क्या है, ये मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि
इस पे कोई कुछ ना बोल पाए, एटलीस्ट यू कैन स्पीक आउट समथिंग। करेक्ट है राहुल, फ्यूचर बेनिफिट्स देता है। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा। एसेट्स इकोनॉमिक रिसोर्स है, रिसोर्स तो है लेकिन ये इकोनॉमिक रिसोर्स है, controlled by entity which will generate future economic benefit that will flow to the enterprise, ये एक इकोनॉमिक रिसोर्स है, कंट्रोल्ड बाय एंटिटी है। बेटा रिसोर्स और इकोनॉमिक रिसोर्स, बेनिफिट इकोनॉमिक बेनिफिट, ये दोनों में डिफरेंस है। मुझे बताओ, बाबा रामदेव का प्रवचन सुनोगे तो बेनिफिट तो मिलेगा लेकिन इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेगा। इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब पैसा नहीं मिलेगा, और जहां पैसा मिलता है उसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक बेनिफिट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे इकोनॉमिक बेनिफिट कहते हैं। तो मुझे बताओ, क्या आपकी एसेट एक रिसोर्स तो है, लेकिन क्या इकोनॉमिक रिसोर्स होना चाहिए जो पैसा जनरेट कर सके, जो पैसे जो जो जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सके, तो वो ऐसा एक रिसोर्स है। आप समझ पाए क्या? एसेट की डेफिनेशन बेटा समझना बहुत, एक्चुअली बेसिकली ये डेफिनेशन तो फाउंडेशन लेवल पे होनी चाहिए थी, लेकिन बहुत बार नहीं पढ़ाई जाती है। एसेट इकोनॉमिक रिसोर्स है, कंट्रोल्ड बाय एंटिटी है, व्हिच विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दैट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज, ये एक इकोनॉमिक रिसोर्स है, कंट्रोल्ड बाय एंटिटी है, व्हिच विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दैट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। मतलब समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्या मशीन, मेरे पास एक मशीनरी है, देखते हैं ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है कि मशीनरी सारी कंडीशंस फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही। वॉइस कट हो रही है, 1-2 सेकंड के लिए वेट करो ना बेटा, रूटीन में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से, क्या एसेट की अगर बात करूं तो एक इकोनॉमिक रिसोर्स है। वीडियो म्यूट कर देता हूं, चलो मैंने वीडियो म्यूट कर दिया। एसेट एक इकोनॉमिक रिसोर्स है, कंट्रोल्ड बाय एंटिटी है, व्हिच विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दैट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। माय क्वेश्चन टू यू, क्या मशीन, मेरे पास एक मशीनरी है, मेरे पास एक फर्नीचर है, मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, मैं जो क्वेश्चन पूछूं हाँ या ना में आंसर करोगे। एवरीवन प्लीज स्पीक आउट समथिंग। क्या क्या लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर इकोनॉमिक रिसोर्स है? बोलो हाँ या ना फटाफट। क्या इकोनॉमिक रिसोर्स है? सभी लोग हाँ या ना में आंसर करोगे ताकि समझ में आए। बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हाँ इकोनॉमिक रिसोर्स है, यस। कंट्रोल्ड बाय एंटिटी है, यस एंटिटी के कंट्रोल में है, which will generate future economic benefits। क्या एक मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग क्या फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं क्या? एंड दैट फ्लो टू द एंटरप्राइज, अगर एक एसेट ये सारी कंडीशंस फुलफिल करती है तब जाके हम एक एसेट को एसेट का रिकॉग्निशन दे सकते हैं, एसेट का दर्जा दे सकते हैं, एसेट का रिकॉग्निशन दे सकते हैं। एसेट का रिकॉग्निशन देने के लिए एवरी सिंगल कंडीशन शुड बी फुलफिल, ये जितनी भी कंडीशन है सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। चलो बताओ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या इकोनॉमिक रिसोर्स है? हाँ है। कंट्रोल बाय एंटिटी है, कंट्रोल बाय एंटिटी कह सकते हो। क्या विच विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट? नहीं, उससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होता नहीं है। चलो एक काम करते हैं, मेट्रो, या मेट्रो ले लो, या कुछ भी ले लो, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, कि जैसे कि मेट्रो है, हमारे यहाँ पुणे में पीएमटी है, तो पीएमटी इकोनॉमिक रिसोर्स है? हाँ इकोनॉमिक रिसोर्स है, लेकिन कंट्रोल बाय एंटिटी नहीं है ना। क्या एंटिटी उसे कंट्रोल करती है क्या? नहीं, तो एसेट नहीं है। आप समझे कि नहीं समझे कि कंट्रोल बाय एंटिटी होना चाहिए, हर एक कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तब जाके एक एसेट एसेट होती है, तब जाके एसेट एसेट की तरह से रिकॉग्नाइज होता है। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि economic resource controlled by entity which will generate future economic benefit that will flow to the enterprise, all three conditions should be fulfilled। बताओ लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? फास्ट। लायबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। क्या मतलब होता है? ऑब्लिगेशन दैट इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ द एंटिटी टू बी अवॉइडेड। फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू पे, मतलब लायबिलिटी वो ऑब्लिगेशन है जो दैट इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ द एंटिटी टू बी अवॉइडेड, जिसको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे जनरेट करेगा? किसकी बात कर रहे हो दीपांशी? फर्नीचर? हाँ दीपांशी यार, मुझे एक बात बता कि एक मोबाइल शॉप वाला है, करेक्ट है, मोबाइल शॉप ही वाले ने मोबाइल्स को रखने के लिए फर्नीचर बनाया। मोबाइल्स को हवा में तो नहीं लटकाएगा ना वो, उसको डिस्प्ले करने के लिए उसने फर्नीचर बना लिया। मुझे बता, अगर वो फर्नीचर नहीं बनाया होता तो क्या मोबाइल सेल हो सकते थे? मोबाइल सेल नहीं हो सकते थे। तो बेटा अगर मोबाइल तो मतलब कॉमन सेंस तो यही कह रही है दीपांशी
क्या वो फर्नीचर भी क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आई होप यू डू गेट माय पॉइंट. ओके, मतलब लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी का ऑब्लिगेशन है दैट इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ द एंटिटी टू बी अवॉइडेड. मतलब एंटिटी मतलब बिजनेस चाह के भी उसे अवॉइड नहीं कर सकता है. उसे हम क्या कहते हैं? लाइबिलिटी कहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? लाइबिलिटी कहते हैं. लाइबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन. लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन है दैट इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ द एंटिटी टू बी अवॉइडेड. मतलब एक एंटिटी उसे चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? लाइबिलिटी कहते हैं. उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं. बेटा ध्यान देना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपको तीन टर्म को समझना बहुत जरूरी है. मतलब दो टर्म्स सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी. एक बार आपको फाइनेंशियल एसेट समझ में आ गया, फाइनेंशियल देखो मैंने अभी एसेट पे डिस्कशन किया है, मैंने फाइनेंशियल एसेट पे डिस्कशन नहीं किया है, मैंने लाइबिलिटी पे डिस्कशन किया है, मैंने फाइनेंशियल लाइबिलिटी पे डिस्कशन नहीं किया बेटा. ठीक है. इंड एस 32 का नाम जो है वो उसका नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नाम है, लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में फाइनेंशियल एसेट्स आते हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज आती है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं. अगर आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई, खास करके ये दो बातें, फाइनेंशियल एसेट्स क्या होता है, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज क्या होता है, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है. तो जब तक आपको फाइनेंशियल एसेट्स की क्लैरिटी नहीं होगी, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज की क्लैरिटी नहीं होगी, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. और फाइनेंशियल to understand financial assets, we first of all we need to understand what does mean by asset. To understand financial liability, first of all we need to understand what does mean by liability. तो पहले हमने एसेट को समझा, फिर हमने लाइबिलिटी को समझा, अब हम समझने जा रहे हैं फाइनेंशियल एसेट को समझने जा रहे हैं. वन एसेट टू बी फाइनेंशियल एसेट्स एंड वन लाइबिलिटी टू बी फाइनेंशियल लाइबिलिटी. नेहा, यू आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट नेहा. One asset to be financial assets and one liability to be financial liability. Contract is important. क्या important है? Contract important है. Contract important है. कुछ examples दूंगा तब जाके समझ में आएगा. Through any contract, if you going to receive cash, अगर कोई भी contract के through अगर आपको cash मिलने वाला है, contract word is superior important. Through any contract, if you're going to receive cash, then it is financial assets. And through any contract, if you're going to pay cash, then it is financial liabilities. आराम से कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं. One asset to be financial asset and one liability to be financial liability. Contract is important. Through any contract, if you going to receive cash, अगर हमें कैश मिलने वाला है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम फाइनेंशियल एसेट कहेंगे. उसे हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल एसेट कहेंगे. उसे हम फाइनेंशियल एसेट कहेंगे. Through any contract, if we going to receive cash, तो उसे हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल एसेट कहेंगे. थ्रू एनी कॉन्ट्रैक्ट, if we going to pay cash, तो उसे हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल लाइबिलिटी कहेंगे. क्या कहेंगे उसे? फाइनेंशियल. कैश रिसीव होगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होना चाहिए. कैश का पेमेंट होगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होना चाहिए. कैश रिसीव होगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होना चाहिए. कैश रिसीव के कैश पे करेंगे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पे करने का ऑब्लिगेशन होना चाहिए, तो उसे फाइनेंशियल लाइबिलिटी कहते हैं और उसे फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं. फाइनेंशियल एसेट्स की कैटेगरी में कैश तो आता ही है, मतलब कैश को तो इंक्लूड करना ही है. कैश अपने आप में एक फाइनेंशियल एसेट है. मतलब देखो आपकी एसेट साइड में बहुत सारी एसेट्स है, लेकिन उन एसेट्स में से फाइनेंशियल एसेट्स कौन सी हैं, अब ये हम मतलब इंड एस 32 हमें ये सिखाता है कि उन एसेट्स में से फाइनेंशियल एसेट्स किसको कहते हैं, वो इंड एस 32 में सिखाता है. आपकी लायबिलिटी साइड में बहुत सारी लायबिलिटीज आती हैं, लेकिन उन लायबिलिटीज में से फाइनेंशियल लायबिलिटीज कौन सी हैं, ये हमें इंड एस 32 सिखाता है. तो हमें इंड एस 32 क्या सिखाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. And once we understood what does mean by financial assets and financial liabilities, then you will be able to understand equity instruments. और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट समझ में आने लगा तो फिर मैं ओवरऑल आपको एक है ना इंड एस 32 का मतलब एक बैकग्राउंड दे दूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इंड एस 32 मीन बाय. एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये तो भाई सीए फाइनल में तो अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 आवर्स का एक टॉपिक है. 40 घंटे में पढ़ते हैं उसको, मैं आपको 40 मिनट में पढ़ाऊंगा. तो आई थिंक it is going to create difference. Of course it is going to create difference, क्योंकि मैं कोई इन डेप्थ नॉलेज नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जितनी टर्म्स जितना पैरा आपके स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है उन सारे पैरा पे मैं आपको क्लैरिटी दूंगा. करेक्ट है? तो उन सारे पैरा पे अगर क्लैरिटी मिल जाएगी तो फिर मुझे लग रहा है उसके बाहर कुछ नहीं आना चाहिए, दिस इज व्हाट द होल आइडियोलॉजी इज ऑल अबाउट. तो फाइनेंशियल एसेट्स की कैटेगरी में चलो बताओ फटाफट क्या
एसेट्स क्या है ये समझा तो हाँ बोलोगे, एसेट्स क्या है समझा तो हाँ हाँ बोलोगे, एसेट्स क्या है समझा तो हाँ बोलोगे, बार बोलो, एसेट्स क्या है समझा तो हाँ बोलोगे। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होता है कि थ्रू एनी कॉन्ट्रैक्ट इफ यू गोइंग टू रिसीव कैश, तो फाइनेंशियल एसेट्स, एंड थ्रू एनी कॉन्ट्रैक्ट इफ यू गोइंग टू पे कैश देन इट इज फाइनेंशियल लायबिलिटीज। कैश फाइनेंशियल एसेट्स में आता ही आता है, डेटर्स फाइनेंशियल एसेट्स में आएगा। मुझे बताओ डेटर्स से जो पैसा मिलने वाला है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मिलने वाला है? हाँ ऑफ कोर्स बेटा, डेटर्स से जो पैसा मिलने वाला है वो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है। और जो हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करने वाले होते हैं ना, वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश होता है। बीआर भी जनरेट तो डेटर्स ही हुआ है, डेटर्स की वजह से तो बीआर जनरेट हुआ, तो बीआर के अगेंस्ट में भी जो कैश मिलने वाला है वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है। आपने डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट किया, डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट किया तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या क्या डिबेंचर के अगेंस्ट में भी क्या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है? ऑफ कोर्स। सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, हाँ नेहा आते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के एंड में हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिलने वाली है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वापस मिलेगी ना। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, हमने बहुत सारे क्लासरूम रेंट पे लेके रखे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो मुझे बताओ जब क्लासरूम रेंट पे लेते हैं तो हम लैंडलॉर्ड को डिपॉजिट्स देते हैं, तो अब कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ ये सिक्योरिटी डिपॉजिट्स है ना, और ये क्या होती है? रिफंडेबल होती है एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है बेटा? ये रिफंडेबल होती है, इसका पैसा हमें मिलने वाला है। और जो मिलने वाला है, देखो ना फाइनेंशियल एसेट्स की डेफिनेशन को देखो, थ्रू एनी कॉन्ट्रैक्ट इफ यू गोइंग टू रिसीव कैश। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर आपको कैश मिलने वाला है तो उसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं। तो मुझे बताओ क्या ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स लिए, लोन्स गिवन टू एम्प्लॉइज, क्या एम्प्लॉय को अगर लोन दिया तो ये भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, मतलब लोन्स गिवन टू एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉय से पैसा रिसीवेबल है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रिसीवेबल है, तो वो भी क्या बन जाएगा आपका? क्या बन जाएगा आपका? फाइनेंशियल एसेट्स। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, नहीं इन्वेस्टमेंट इन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स नहीं आएगा, ये तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है, इसको नहीं बोल सकते। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया तो क्या उसको बेच के पैसा मिल सकता है? और वो भी जो पैसा मिलेगा वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है। ये मैंने क्यों क्रॉस कर दिया बेटा? इन्वेस्टमेंट कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब क्या हुआ? डिबेंचर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा ना, डिबेंचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसमें कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश नहीं है। इसलिए मैंने अभी फिलहाल इसको क्रॉस किया है, इसको बाद में समझाता हूँ क्या है, इसको बाद में समझाता हूँ क्या है, लेकिन पहले मेरी बात यहाँ पे समझ में आई कि नहीं है आपको? फाइनेंशियल एसेट्स की कैटेगरी में क्या क्या नहीं आता है? स्टॉक नहीं आता है। बताओ स्टॉक क्यों नहीं आता है? क्योंकि स्टॉक के अगेंस्ट में कैश तो मिलेगा लेकिन कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं है। आपकी बैलेंस शीट में अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ क्या वो स्टॉक बिक सकता है? हाँ बिक सकता है, लेकिन क्या बच्चों मुझे सोच के बताओगे क्या उसके अगेंस्ट में जो कैश मिलेगा वो क्या बिक सकता है? वो बिकेगा तब डेटर्स में कन्वर्ट होगा, उसके बाद पैसा मिलेगा। लेकिन आज क्या स्टॉक को फाइनेंशियल एसेट्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ या ना में आंसर करोगे। फाइनेंशियल, क्या स्टॉक को फाइनेंशियल एसेट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ या ना में क्लासिफाई करोगे? अरे हाँ या ना में आंसर करोगे। हम स्टॉक को फाइनेंशियल एसेट्स की कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ या ना में आंसर करोगे। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? करीना क्यों नहीं कर सकते? इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक के अगेंस्ट में पैसा तो मिलने वाला है, लेकिन वो पैसा जो मिलने का राइट है वो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव नहीं है, इसीलिए उसको फाइनेंशियल एसेट्स की कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं कर सकते। टैक्स रिफंडेबल, ये भी फाइनेंशियल एसेट्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। मशीनरी फॉर यूज, मुझे बताओ क्या मशीनरी को बेच के पैसा मिलेगा, ऐसा कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव है? नहीं। तो ये एसेट्स हैं लेकिन फाइनेंशियल एसेट्स नहीं। आप समझो पहले स्टॉक कैसे आएगा नेहा बेटा? नेहा मुझे बता, नेहा फाइनेंशियल एसेट्स की डेफिनेशन क्या है? फाइनेंशियल एसेट्स की डेफिनेशन है थ्रू एनी कॉन्ट्रैक्ट इफ यू गोइंग टू रिसीव कैश। तो डेटर्स से पैसा मिलने वाला है वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मिलने वाला है, बीआर से पैसा मिलने वाला है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मिलने वाला है, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स किया है तो उसमें पैसा मिलने वाला है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मिलने वाला है, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रिफंडेबल है, लोन्स गिवन टू एम्प्लॉइज है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रिसीवेबल है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रिसीवेबल है। लेकिन मुझे बता स्टॉक में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है? नेहा मैंने पहले ही कहा one asset to be a financial asset and one liability to be financial liability. Contract word is important, contract पे ही सब कुछ चलता है।
कॉन्ट्रैक्ट पे ही सब कुछ चलता है। किस पे चलता है? कॉन्ट्रैक्ट पे ही सब कुछ चलता है। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड इज इंपॉर्टेंट। तो क्या स्टॉक में कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्ड की इंपॉर्टेंस है? नहीं है ना। तो वो स्टॉक एसेट है लेकिन फाइनेंशियल एसेट नहीं है। टैक्स रिफंडेबल, अभी समझ में आ गया कि नहीं? टैक्स रिफंडेबल, मशीनरी फॉर यूज, लैंड, एडवांस टू सप्लायर। अगर सप्लायर को एडवांस दिया है तो राइट टू रिसीव गुड्स है। राइट टू रिसीव क्या है? राइट टू रिसीव गुड्स है, लेकिन कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश तो नहीं है ना। लैंड में, लैंड से, लैंड को बेच के हमें कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। इसीलिए ये सब एसेट्स की कैटेगरी में तो आता है, लेकिन फाइनेंशियल एसेट्स की कैटेगरी में नहीं आता है। आई होप यू डू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर। फाइनेंशियल लायबिलिटी, मैंने कहा ना, one asset to be an financial asset and one asset to be, one liability to be financial liability. Contract word is important. Through any contract, if you through any contract, if you receive, if you have right to receive the cash, then that asset will be a financial asset. Through any contract you got to pay cash, then it is a financial liability. You got to pay cash, you got to pay cash. Machinery for use मतलब personal use है। अरे नहीं 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 बेटा, machinery for use मतलब business के point of view सोच रहा हूँ। I'm talking about business के point of view। बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू दीपांशी अगर देखें तो मशीनरी फॉर यूज जो लिखा ना मैंने, मैं पर्सनल यूज नहीं बात कर रहा हूँ बेटा, प्रोडक्शन यूज की बात कर रहा हूँ, ऐसे समझ ले। तो मशीनरी फॉर यूज है, लेकिन क्या इससे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है दीपांशी? नहीं है। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश नहीं है दीपांशी, तो ये फाइनेंशियल एसेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। एसेट है लेकिन फाइनेंशियल एसेट नहीं। अग्रीड? ओके सर, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन डाला तो वो फाइनेंशियल एसेट होगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन डाला तो सी आई थिंक ना अथर्व, मेरे हिसाब से ये जो मैंने यहाँ पे जो लिस्ट लिखी है ना, ये फाइनेंशियल एसेट्स की एग्जॉस्टिव लिस्ट है। इसके बियॉन्ड कोई लिस्ट नहीं आ सकती है। मतलब तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, अगर बात हो गई ना कि तुम लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करने के टाइम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर कैश मिलने वाला है, तो फिर वो एसेट तेरी फाइनेंशियल एसेट की कैटेगरी में आ सकती है। कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। फिर तुम म्यूचुअली पार्टीज मिलकर डिसाइड करो या कैसे डिसाइड करो, वो तुम्हारा जिम्मा, तुम्हारी मतलब तुम्हारा है करके लुकआउट है। तो तुम किस तरह से डिसाइड करते हो, तुम जैसे भी डिसाइड करो, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होना चाहिए। अगर तुझे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर कोई कैश मिलने वाला है, बट इन माय ओपिनियन दीज आर द एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, दीज आर द एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ओके, अब दूसरी चीज मैं पहले भी कह चुका हूं कि इंड एज को लेके, एज को लेके इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट नॉलेज। करेक्ट है, मतलब मैं उसको मैकेनिकली बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको हर पॉइंट पे एक लॉजिक क्लियर कर देता हूँ, लेकिन स्टिल मेन पॉइंट्स याद रखेंगे। आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ना कि फॉलोइंग आर दी कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, उसमें लिख लेंगे, डेटर्स लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो आपको इतना समझ में आना चाहिए ना। अगर मैं डेफिनेटली पेपर में सेट करूँ तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लूँ, क्योंकि इससे थोड़ा ये भी समझ में आएगा कि बच्चों ने ये इंडेक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। करेक्ट है। तो फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, या तो फ्रॉम द फॉलोइंग ओनली वन, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन, ऑल आर द फाइनेंशियल एसेट्स, ऐसे कुछ क्वेश्चन डाल सकता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन डालने से क्या होता है ना कि समझ में आ जाता है कि बच्चों ने थोड़ा बहुत भी ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो ही ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ सकते हैं बेटा, उसमें ऐसा होगा। तो मैंने ये कहा फाइनेंशियल एसेट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता है? स्टॉक इंक्लूड नहीं करता है, टैक्स रिफंडेबल इंक्लूड नहीं करता है, मशीनरी फॉर यूज नहीं आता है, लैंड नहीं आता है, एडवांस टू सप्लायर नहीं आता है। फाइनेंशियल लायबिलिटी, बैंक से लोन लेके आए तो क्या ऑब्लिगेशन टू पे कैश है? तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। बोनस, मतलब हमने एम्प्लॉयज को कह दिया कि तुम बहुत अच्छा काम करोगे हम आपको बोनस देंगे, तुम बहुत अच्छा काम करोगे हम आपको बोनस देंगे। तो बेटा ये फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। तुम बहुत अच्छा काम करोगे तो हम आपको बोनस देंगे, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी आया। लेकिन अगर हम उनको बोनस देने वाले हैं थ्रू पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, तो फिर ये ऑब्लिगेशन है। फिर ऑब्लिगेशन आ गया तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। समझो दोनों के बीच के डिफरेंस को समझो। फाइनेंशियल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? सच लायबिलिटी कि देखो ना क्या लिखा है यहाँ पे, थ्रू एनी कॉन्ट्रैक्ट इफ यू गोइंग टू पे कैश, थ्रू एनी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड ही इंपॉर्टेंट है, इफ यू गोइंग टू पे कैश। मुझे बताओ, कॉमन सेंस अप्लाई करो, कोई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बैंक लोन में क्या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्या कैश पे करना पड़ेगा? तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। लेकिन अगर आप अच्छा काम करोगे और हम आपको बोनस देंगे तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना मेरे दोस्तों। लेकिन हम आपको बोनस देंगे थ्रू पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, थ्रू पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, तो फिर ये क्या है आपका? तो फिर ये क्या है आपका? थ्रू पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट अगर हम आपको कॉन्ट्रैक्ट, थ्रू पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट अगर हम आपको ये देंगे, क्या बोल रहे हैं कि हम आपको बोनस देंगे, तो ये ऑब्लिगेशन टू पे क्या है? कैश है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। तो ये क्या है? फाइनेंशियल लायबिलिटी। बस इतना समझा तो सफिशिएंट है। ये स्टैंडर्ड को आगे लेके जाना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बताओगे फटाफट।
फाइनेंशियल एसेट क्या होता है फास्ट? फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है? फटाफट थोड़ा थोड़ा लिख के बताओ तो समझ में आएगा। फाइनेंशियल एसेट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कैश रिसीव, करेक्ट, परफेक्ट आंसर। कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कैश रिसीव होना, परफेक्ट आंसर। कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कैश रिसीव होना, परफेक्ट आंसर। कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पैसा मिलना, करेक्ट है। फाइनेंशियल एसेट करेक्ट है। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होगा? फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कैश पे करना, करने का ऑब्लिगेशन। बस बस बस, परफेक्ट परफेक्ट। अदिति करेक्ट, साक्षी करेक्ट, परफेक्ट एकदम। कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करेक्ट है, जो कैश पे करेंगे वो सब क्या फाइनेंशियल लायबिलिटी है, वो सब क्या फाइनेंशियल लायबिलिटी। वेरी वेरी गुड, बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही? वेरी वेरी गुड। कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ऑब्लिगेशन इज करेक्ट है, करेक्ट है अथर्व, करेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ऑब्लिगेशन टू पे कैश। मुझे लग रहा है कि अगर आपको ऐसा है कि कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट में फेंकना है, तो मतलब फेंकना है इन द सेंस भर भर के लिखना है, तो आप लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। मतलब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, फिर तो क्या दिल में जो आया वो लिखेंगे। बोलो ना हाँ, बीकॉम में वही करते हो ना आप। थोड़ा पता होना चाहिए, फिर तो क्या है ना कि बस पेज भी हमारे, पेन भी हमारी है, जो भरना है भरो भाई। सही बात है। और कॉमर्स वाले फेंकने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, पेपर बढ़ा देते हैं। वो सिर्फ बीकॉम में ही चलता है, हाँ भाई वो सिर्फ बीकॉम में ही चलता है, कहीं और नहीं चलता है। चलो एनीवे, अच्छी बात है। अभी जरा ध्यान से सुनना, मैंने इतना समझाया तो अभी ऊपर वाली बात समझ में आ रही कि but अभी अभी ये डेफिनेशन रीड करो, अपने आप रीड करो। सीएस में नहीं चलेगा भाई, अभी ये डेफिनेशन रीड करके बताओ फास्ट। अभी डेफिनेशन रीड करो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अभी समझा क्या? Financial instrument is a contract that gives rise to obtain financial asset for one party and financial liability or equity instrument for another party or equity instrument for another party. Example लूं क्या? बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले सकता हूँ इसमें, तो देखो ना, आप भी सोच सकते हो। अभी कुछ समझ में आया क्या? कुछ समझ में आया होगा अगर ध्यान से पढ़ोगे तो, क्योंकि अब आपको फाइनेंशियल एसेट्स क्या वो पता चल गया, आपको फाइनेंशियल लायबिलिटीज क्या वो पता चल गया, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई अगर कंपनी अपने शेयर्स इश्यू कर दी तो उसे क्या कहते हैं? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो देखो ना अभी कैसे, मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान के चलो ये कोई तो है, ये कोई तो है, ये है सैम, ये है जॉन। सैम ने जॉन को क्रेडिट पे गुड्स बेचे, क्रेडिट पे गुड्स बेचे। तो अब कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या सैम के पॉइंट ऑफ व्यू जॉन से क्या है? रिसीवेबल है। तो सैम के पॉइंट ऑफ व्यू जॉन से रिसीवेबल है, तो जॉन क्या बन जाएगा? सैम का डेटर्स बन जाएगा। और सैम क्या बन जाएगा? जॉन का क्या बन जाएगा? क्रेडिटर्स बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी इतना तो समझ में आता होगा ना कि ये भी समझाना पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा? क्रेडिटर्स बन जाएगा। सर ये क्या है? सैम के पॉइंट ऑफ व्यू जॉन से क्या है? रिसीवेबल है। क्या है? जॉन से रिसीवेबल है। और जॉन के पॉइंट ऑफ व्यू सैम को क्या है? पेएबल है। तो रिसीवेबल मतलब डेटर्स कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? क्रेडिटर्स कहेंगे। क्या लिखा हुआ है? अब ये देखो, अभी ये डेटर्स क्या है? फाइनेंशियल एसेट है। क्रेडिटर्स क्या है? फाइनेंशियल लायबिलिटी है। करेक्ट है ना? तो अब बताओ क्या लिखा है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट that gives rise to obtain financial asset for one party and financial liability or equity instrument for another party. Financial liability और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट फॉर अनदर पार्टी। पहले बताओ फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज का जो रिलेशन था वो समझ में आ गया क्या यहाँ पे? हाँ सर ये समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ, यूनिक एकेडमी ने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो रिलायंस कंपनी ने क्या किए? शेयर्स इशू किए ना, शेयर्स क्या किए? इशू किए। चलो आईपीओ आया था रिलायंस जियो का, तो रिलायंस जियो के शेयर्स मैंने क्या किए? सब्सक्राइब किए। अभी राइट इशू आया था ना उसका, तो राइट इशू के थ्रू मैंने उसके शेयर्स सब्सक्राइब किए। तो अब मुझे बताओ, यूनिक एकेडमी ने तो मुझे बताओ यूनिक एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगा क्या? शेयर्स इन इन्वेस्टमेंट, शेयर्स इन मतलब इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रिलायंस कंपनी,
इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रिलायंस कंपनी, मतलब ये जो रिलायंस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, आपको नहीं लगता है यूनिक एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव क्या है? कैश है। लेकिन रिलायंस कंपनी के लिए क्या है? रिलायंस कंपनी के लिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है? रिलायंस कंपनी के लिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। देखो वही लिखा है डेफिनेशन में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू ऑब्टेन फाइनेंशियल एसेट फॉर वन पार्टी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट फॉर अनदर पार्टी। अब मैं ये वाला सेंटेंस रीड नहीं कर रहा हूँ, ये वाला सेंटेंस रीड नहीं करता हूँ, तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू ऑब्टेन फाइनेंशियल एसेट फॉर वन पार्टी, मतलब यूनिक एकेडमी के लिए ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रिलायंस कंपनी फाइनेंशियल एसेट है। यू ऑल अग्रीड विद दिस? लेकिन रिलायंस कंपनी के लिए ये क्या है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तो इसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जो फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है उससे क्या बन जाता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी 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 अपने आप रीड कर लो, समझ में आया तो हाँ बोल दो, नहीं समझ में आया तो ना बोलो, तो मैं आपको समझा दूं वापस। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू ऑब्टेन फाइनेंशियल एसेट फॉर वन पार्टी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट फॉर अनदर पार्टी। ठीक है, अब समझ में आ गया क्या? इन शॉर्ट, इफ आई एम गोइंग टू रिसीव कैश और इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी देन इट विल बी फाइनेंशियल एसेट्स। ये भी पैरा समझ में आ रहा है क्या आपको? यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पैरा आल्सो। इन शॉर्ट, इफ आई एम गोइंग टू रिसीव कैश, मतलब मैंने थोड़ा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू रिसीव कैश थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी देन इट विल बी फाइनेंशियल एसेट्स। इफ आई वांट टू पे कैश it will be financial liabilities. If company issued equity shares then it will be equity instruments. ये एग्जांपल्स में सारी बातें आ गई। दोनों एग्जांपल्स जो लिए ना, इसमें तीनों पैरा कवर हो जाएंगे, तीनों पैरा कवर हो जाएंगे। अग्रीड है तो मुझे हाँ बोलो, समझ में आया तो हाँ बोलो, अदरवाइज ना बोलो, मैं वापस समझाता हूँ। ओके, देखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटीज एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ये सब क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी है। किसकी कैटेगरी है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी है। फाइनेंशियल एसेट्स में क्या क्या आता है? कैश आता है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स आता है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और इक्विटी शेयर्स आता है। तो ये सब क्या बन जाता है? फाइनेंशियल एसेट्स बन जाता है। अब है ना, ये याद रखने के लिए याद रख सकते हो, लेकिन आपके उसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये याद रख लो, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और इक्विटी शेयर्स पोटेंशियली फेवरेबल। ये एक डेरिवेटिव्स करके है ना, एक पता नहीं सिक्योरिटीज में आपको डेरिवेटिव्स आते हैं क्या? शुभम सर ने सिखाया है क्या आपको सिक्योरिटीज में डेरिवेटिव्स? तो डेरिवेटिव्स पता होगा आपको बेटा, तो डेरिवेटिव्स पता होगा आपको, तो ठीक है, चलो मैं बोल सकता हूँ ना आपके साथ। तो यहाँ पे है ना, मैं पहले कह रहा हूँ, अब है ना, अपने दिमाग को एकदम थोड़ा इंस्ट्रक्शंस दे दो यार, कि हमें डिटेल में नहीं जाना है, बस टू द पॉइंट देखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। करेक्ट है कि टू द पॉइंट इतना ही होता है, इतना ही होता है, इतना ही होता है, बात खत्म। फाइनेंशियल एसेट्स क्या है? तो नंबर 1 कैश है। नहीं, पहले बताओ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है? फाइनेंशियल एसेट्स है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। तो फाइनेंशियल एसेट्स क्या है? कैश है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और इक्विटी शेयर्स है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और इक्विटी शेयर्स पोटेंशियली फेवरेबल है। तो ये सिर्फ याद रखने के लिए रखो, नहीं रखा तो भी चलेगा, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इतना तो याद रखना बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल एसेट्स की कैटेगरी में क्या क्या आता है। फाइनेंशियल लायबिलिटीज में कैश आ ही नहीं सकता है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स आ ही नहीं सकता है, लेकिन क्या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश आ सकता है, या अदर फाइनेंशियल एसेट्स आ सकता है? तो वो क्या बन जाती है आपकी? फाइनेंशियल लायबिलिटी। क्या बन जाती है आपकी? फाइनेंशियल लायबिलिटी। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, अभी मैंने एग्जांपल लेके समझाया कि मैंने अगर रिलायंस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, किस में इन्वेस्टमेंट किया? रिलायंस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो यूनिक एकेडमी के लिए ये क्या है? फाइनेंशियल एसेट है, लेकिन रिलायंस कंपनी के लिए ये क्या है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बेटा आपको? तो ये बात मैंने आपको समझा दी। यहाँ से आगे थोड़ा बढ़ते हैं, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये हो गया। ये स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है? दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू ऑल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेप्ट, ये सब्सिडरीज पे अप्लाई नहीं होता है। अगर आपने आई वुड रादर से किसी कंपनी के मेजोरिटी शेयर्स में अप्लाई इन्वेस्टमेंट किया है, किसी कंपनी के मेजोरिटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो बताओ वो कंपनी दूसरी कंपनी की क्या बन जाती है? सब्सिडरी बन जाती है। उस पर अप्लाई नहीं होता है। क्यों अप्लाई नहीं होता है? क्योंकि उसको डील करने के लिए अलग से इंडेस है, और उस इंडेस का नाम क्या है? इंडेस 110 है। ये याद रखना पड़ेगा बेटा आपको, क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल में एक पैरा दिया हुआ है।
तो मैंने एग्जैक्टली आपके स्टडी मटेरियल में जो दिया हुआ है ना, उसी के बेस पे ये सारी बातें यहाँ पे बनाई हैं। तो दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू ऑल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे अप्लाई होता है। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, तो फाइनेंशियल एसेट्स है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज है एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है। लेकिन वो किस पे अप्लाई नहीं होता है? अगर आपने कोई इन्वेस्ट सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट किया है तो उस पर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए अलग से इंडेस है। इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर के अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए अलग इंडेस है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स नहीं होता है। जॉइंट वेंचर क्या है, एसोसिएट्स क्या है, सब्सिडरीज क्या है, बीइंग अ कंपनी लॉ स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, आई प्रिज्यूम कि आपको आता ही होगा। एम्प्लॉइज बेनिफिट पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए भी एक अलग से इंडेस है, इंडेस 19। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए भी एक अलग से इंडेस है, इंडेस 104। इंस्ट्रूमेंट्स वेयर शेयर बेस्ड पेमेंट्स आर इन्वॉल्व, उसके लिए इंडेस 102 है। आई थिंक हमारा इंडेस 102 हो चुका है, तो अब आई डोंट थिंक सो इंडेस 102 हो गया कि नहीं हुआ हमारा। अरे इंडेस 102 हुआ क्या हमारा? लेकिन इंडेस 102 देख लिया ना हम लोगों ने, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ कंप्लीट हो गया ना। हाँ हाँ हो गया, मैंने समझाया था आपको। ओके ओके। हाँ 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 हाँ, करेक्ट है, वी अंडरस्टूड इंडेस 102। हाँ कैश सेटल नहीं, शेयर सेटल, हाँ हो गया, करेक्ट है। तो बेटा ये उस पर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि उसमें अलग से उसके लिए एक इंडेस बना हुआ है। ये याद रखना पड़ेगा कि इंडेस 32 का स्कोप इन लोगों पे नहीं है, क्योंकि इन लोगों के लिए सेपरेट क्या है, अलग से इंडेस दिए हुए हैं, इसलिए इन लोगों पे अप्लाई नहीं होता। ये याद रखना ही पड़ेगा आपको बेटा, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। आपके स्टडी मटेरियल में देखोगे ना, तो यही सीक्वेंस, अभी आपके स्टडी मटेरियल की डेफिनेशन रीड करोगे ना, तो आपको लाइफ में कभी नहीं समझ में आएगा कि फाइनेंशियल, देखो देखते चलो आपकी स्टडी मटेरियल में क्या लिखा हुआ है। उन्होंने भी एक पैरा लिखा हुआ है, यू नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दे ट्राइंग टू से। हाँ सबका, हाँ इंडेस है बेटा, सेपरेट इंडेस है, सबका सेपरेट इंडेस है। कौन से पेज पे था ये? देखो आप है ना, बाद में रीड कर लेना। आपके इंडेस 32 जो दिया है ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन दी है, मतलब ये रीड करने से तो लाइफ में कभी नहीं समझ में आएगा। और उधर इसका स्कोप दिया होगा उसके नीचे, स्कोप मतलब ये किसको एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब एप्लीकेबल किसको नहीं है, तो उसका एक स्कोप उसने दिया हुआ है करके, तो एक बार देख लेना आप करके उसको, ठीक है ना। उसके बाद जो दिया हुआ है वो है पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स। ध्यान से सुनोगे मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा समझना थोड़ा समझना डिफिकल्ट है, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो कनेक्ट कर जाओगे, ठीक है ना। These putable instruments, मतलब these includes contractual obligations for the issuer to repurchase or redeem instruments for cash or other financial assets when sold. ये पैरा बाद में समझाता हूँ, थोड़ा आगे चल के एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके बाद ज्यादा समझ में आएगा आपको। रिडीमेबल प्रेफरेंसेस, बताओ ये क्या हो सकता है? रिडीमेबल प्रेफरेंसेस, सोचेंगे पहले, प्रेफरेंसेस रिडीम होते हैं तो क्या ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश है? अरे कॉमन सेंस है यार, अगर मैंने आज मेरी कंपनी के रिडीमेबल प्रेफरेंसेस इशू किए हैं, तो आज नहीं तो कल क्या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश आएगा कि नहीं आएगा? तो बताओ रिडीमेबल प्रेफरेंसेस को क्या फाइनेंशियल लायबिलिटी कैटेगरी में आप क्लासिफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हाँ सर कर सकते हैं। कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस बेटा, प्रेफरेंसेस को कन्वर्ट करेंगे तो इक्विटी में कन्वर्ट होगा। प्रेफरेंसेस किस में कन्वर्ट होगा? इक्विटी में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे कोई नो ऑब्लिगेशन टू पे कैश, यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन टू पे कैश नहीं है, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। मुझे अगर क्वेश्चन पूछना है ना, तो मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं कि ये रिडीमेबल प्रेफरेंसेस क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है कि नहीं है, मैं 4 ऑप्शंस दे दूं, रिडीमेबल प्रेफरेंसेस आर फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटीज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे दे दूं, तो वहां से समझ में आएगा कि बच्चों ने बेसिक जो पढ़ा हुआ है बराबर ध्यान से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो जेन्युइनली अगर थोड़ा एग्जामिनर स्मार्ट रहे, मतलब स्मार्टली पेपर सेट करें, स्मार्ट तो रहते ही है, आई एम सॉरी, लेकिन स्मार्टली पेपर सेट करें तो ऐसे क्वेश्चंस बनने चाहिए। ओके वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्या रिडीमेबल प्रेफरेंसेस क्या फाइनेंशियल लायबिलिटी है? हाँ है। लेकिन कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस क्या फाइनेंशियल लायबिलिटी है कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे कैश। बट redeemable preferences redeemable at the
ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब रिडीमेबल तो है लेकिन किसके ऑप्शन पे है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है मतलब कि भाई तू चाहे तो कैश ले, तू चाहे तो उसको रिडीम करवा ले, या चाहे तो तू उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर ले। किस में कन्वर्ट कर ले? इक्विटी में कन्वर्ट कर ले। समझो मेरी बात को, क्या बोल रहा हूँ? रिडीमेबल प्रेफरेंस, रिडीमेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। आप मेरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो और मैंने आपको ऑप्शन दे के रखा है कि आप चाहो तो कैश ले लो या आप चाहो तो इक्विटी शेयर्स ले लो। तो क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास राइट टू डिमांड कैश है? बोलो है ना? इट मींस कंपनी हैज गिवन पुट ऑप्शन ऑन शेयर्स। इट मींस शेयर होल्डर्स कैन पुट देयर शेयर्स बैक, वो अपने शेयर्स को वापस पुट बैक कर सकता है एंड डिमांड कैश, एंड डिमांड कैश, एंड डिमांड कैश। समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत मजे की बात है, अगर समझोगे मजा आ जाएगी। रिडीमेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो जब प्रेफरेंस शेयर, आप मेरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो और मैंने आपको ऑप्शन दे के रखा है कि आप चाहो तो कैश लो, आप चाहो तो मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स ले लो उसके अगेंस्ट में। तो क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास राइट टू डिमांड कैश है? हाँ है। इट मींस कंपनी हैज गिवन पुट ऑप्शन ऑन शेयर्स। यस, इट्स का मतलब क्या हुआ? इट मींस शेयर होल्डर्स कैन पुट देयर शेयर्स बैक, वो अपने शेयर्स को वापस दे सकते हैं कंपनी को। इंस्ट्रूमेंट कह दो या शेयर्स कह दो, इज वन एंड द सेम थिंग। एंड डिमांड कैश, तो उसे हम क्या कहते हैं? पुटेबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पुटेबल इंस्ट्रूमेंट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दीज इंक्लूड्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन फॉर द इश्यूअर। इश्यूअर मतलब मैंने अगर आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इश्यू किए हैं और वो भी रिडीमेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, ये आपके ऑप्शन पे रिडीमेबल होंगे, तो क्या दीज इंक्लूड्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस फॉर द इश्यूअर टू रीपरचेज और रिडीम इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स मैंने बता दिया, शेयर्स को इंस्ट्रूमेंट्स भी कह सकते हैं। फॉर कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट्स व्हेन सोल्ड। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? पुटेबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पुटेबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। समझ में आया थोड़ा बहुत? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लूं क्या? ज्यादा समझ में आएगा? ये समझ में आया कि नहीं आया? बताओ फटाफट। पुटेबल मतलब, बच्चे क्या, मुझे लग रहा है कि स्टोरी सुन रहे हैं क्या बच्चे? नहीं समझा, साक्षी बोल रही है। ओके, कोमल बोल रही है नहीं समझा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल लेता हूं। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। कितने का? $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। $2 बिलियन इन्वेस्ट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? कंट्रोल नहीं था उसको, मतलब वॉलमार्ट का ऑब्जेक्टिव फ्लिपकार्ट को कंट्रोल करना है ही नहीं। वो $2 बिलियन इन्वेस्ट तो कर रही है लेकिन उसका कंट्रोल ऑब्जेक्टिव नहीं है, वोटिंग राइट्स भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। नॉट इवन इंटरेस्टेड टू रन द बिजनेस, मतलब उसको तो क्या है ना, उसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसको ना कंट्रोल चाहिए ना वोटिंग राइट्स चाहिए, नॉट इवन इन इंटरेस्टेड टू रन द बिजनेस। उसको आके यहाँ पे माथा बच्ची भी नहीं करनी है तुम्हारे ऑपरेशनल में, एक्टिविटीज में, मतलब माथा बच्ची करके तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ये माथा बच्ची भी नहीं करनी है। तो बताओ, तो वॉलमार्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? वो शेयर्स को 3-4 साल रखेगा और बाद में बेच देगा, मतलब उसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो क्या करेगा, उसको बाद में बेच देगा और वो अपना पैसा निकाल के लेके जाएगा। आज उसने $2 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है, तो $2 बिलियन इन्वेस्ट किया होगा तो पहले शेयर्स की वैल्यूएशन हुई होगी ना। क्या होगी? पहले शेयर्स की वैल्यूएशन हुई होगी। तो पहले शेयर्स की वैल्यूएशन हुई होगी, तो आज उसने जो भी प्राइस पे शेयर्स खरीदा होगा उसका तो वही ऑब्जेक्टिव है कि 3 साल में उसको अच्छा सा एप्रिसिएशन मिल जाए, और एप्रिसिएशन मिल जाए $2 बिलियन का $10 बिलियन हो जाए तो वो किसी और को बेच के वो अपना पैसा निकाल, खत्म। In this type of investment, risk is very high. Risk बहुत हाई होता है, but there is enormous opportunity of appreciation. There is enormous opportunity of appreciation. आप समझो मेरी बात को? In this situation, Flipkart has given option to Walmart. मतलब किसने किस में इन्वेस्टमेंट किया था? वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में इन्वेस्टमेंट किया था और फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट को एक ऑप्शन दिया था। क्या ऑप्शन दिया था? कि इफ यू वांट देन यू कैन सेल योर शेयर्स होल्डिंग आफ्टर 3 years बैक टू कंपनी। अगर आप चाहो तो 3 साल के बाद आप आपका होल्डिंग जो है, शेयर होल्डिंग जो है, वो कंपनी को वापस बेच सकते हो, वापस बेच सकते हो। आप समझ लो मेरी बात को? मतलब
फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट को एक ऑप्शन दे के रखा हुआ है। क्या ऑप्शन दे के रखा हुआ है कि यू कैन पुट योर शेयर्स बैक एंड डिमांड कैश। यू कैन पुट योर शेयर्स बैक एंड डिमांड कैश। डिड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट व्हाट आई मीन टू से? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ पे कि आप आपके शेयर्स को पुट बैक कर सकते हो और कैश डिमांड कर सकते हो। क्या डिमांड कर सकते हो? कैश डिमांड कर सकते हो। वी विल पे यू अकॉर्डिंग टू द नेटवर्थ ऑफ आवर कंपनी एट द एंड ऑफ 3 years। फ्लिपकार्ट ने क्या कहा कि जब आपको कैश पे करना होगा तो हम हाँ मैं बोलूंगा पहले मुझे पूरा कंप्लीट करने दो, फिर बाद में नहीं समझ में आया तो वापस एक बार बोल दूंगा, ठीक है ना? ये है बहुत टेक्निकल, ये तुरंत समझ में नहीं आता है, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट ठीक है मैं एक बार बोलता हूँ, नहीं समझ में आया तो वापस रिपीट करूंगा। और सिंपल सी बात है, जब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में इन्वेस्टमेंट किया था, बराबर है, तो वॉलमार्ट का इन्वेस्टमेंट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या? कोई कंट्रोल था ना, कोई वोटिंग राइट्स था? ऑफ कोर्स नहीं। क्या उसको बिजनेस रन करने में इंटरेस्ट है? ऑफ कोर्स नहीं। तो किस में इंटरेस्ट है उसको तो बस वही है कि मैं मेरे शेयर्स को 3 साल रखूंगा और फिर बेच दूँ। ऐसे इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की होते हैं, लेकिन यहाँ पे कमाने की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जनरली है ना, ये पता है कि बड़े बड़े जो स्टार्टअप है ना, वो करते क्या है, उनका प्रॉफिट तो नेगेटिव है, वो सिर्फ अपनी ब्रांड वैल्यू जनरेट करते हैं। मुझे तो आप आजकल है ना अन अकेडमी की बहुत सारी ऐड देखते हो कि नहीं देखते? अन अकेडमी की ऐड देखी है क्या आपने? अन अकेडमी अभी तो नेशनल टीवी पे आ गया, उसने क्या स्पॉन्सर किया अभी बीच में, कुछ तो स्पॉन्सर किया ना उसने, मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ तो स्पॉन्सर किया उसने। मुझे अब्बर सर बता रहे थे। अन अकेडमी हमारे मतलब है ना, अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हमारे पुणे का सबसे थर्ड क्लास फैकल्टी है, वो अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म का सबसे बेस्ट फैकल्टी है। मतलब ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसको अभी रिसेंटली 2700 करोड़ का फंडिंग मिला इन्वेस्टर से। अब वो करते क्या है पता है क्या? उनको प्रॉफिट से कोई लेना देना ही नहीं है। अब वो जो 2700 करोड़ का जो फंडिंग मिला है ना, उससे बड़ी बड़ी नेशनल टीवी पे ऐड करेंगे, ये सारी बातें बहुत करेंगे। हाँ नो डाउट वो थोड़ा बिजनेस पे ध्यान देते हैं, लेकिन उनका बिजनेस से ज्यादा ध्यान किस पे होता है पता है क्या? उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने में होता है, कि लोगों के दिमाग में ऐसा छप जाना चाहिए कि अन अकेडमी अन अकेडमी अन अकेडमी अन अकेडमी। मतलब वो जो इन्वेस्टर्स ने जो 2700 करोड़ जो इन्वेस्ट किया है ना, वो एक पॉइंट पे क्या होगा ना कि उस जब इन्वेस्ट किया होगा तो शेयर्स की वैल्यूएशन की होगी ना, तो शेयर्स की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग उसने इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो बस वो अन अकेडमी वाला क्या कर रहा है कि उसकी ब्रांड वैल्यू को इतना इंक्रीज करेगा, इतना इंक्रीज करेगा, इतना इंक्रीज करेगा कि उसने मान के चलो 50 रुपए में एक शेयर खरीदा होगा, जैसे ही वो 200 रुपए पे चला जाए, मतलब उसकी अगर वैल्यूएशन 200 रुपए आ जाएगी, तो वो वही किसी थर्ड पार्टी को बेच देगा। फिर आगे वाला क्या करेगा? उसकी ब्रांड वैल्यू को और इंक्रीज करेगा। आपको पता है कि वॉलमार्ट ने $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, रियलिटी में $19 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है फ्लिपकार्ट, और उसके 75% शेयर्स खरीदे। कितने शेयर्स खरीदे? 75% शेयर्स खरीदे। अभी ठीक है बट अभी अभी ये सब डिस्कशन करने जाएंगे ना, तो ये एंडलेस डिस्कशन है, बहुत सारी बातें मैं बोल सकता हूँ, लेकिन बोलना कोई मतलब नहीं बनेगा अभी फिलहाल, ये करिकुलम में काम में नहीं आने वाला है। लेकिन पुटेबल इंस्ट्रूमेंट समझ में आया क्या? पुटेबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? मतलब फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट को ये ऑप्शन दिया हुआ है कि 3 साल के बाद आपके पास जो शेयर होल्डिंग्स है वो आप हमारी कंपनी को बेच सकते हो और हम आपको पैसा दे देंगे। और पैसा किसके अकॉर्डिंग देंगे? वी विल पे यू अकॉर्डिंग टू द नेटवर्थ ऑफ आवर कंपनी। मतलब उस दिन की हम क्या कैलकुलेट करेंगे? नेटवर्थ कैलकुलेट करेंगे। अब नेटवर्थ कैसे, नेटवर्थ क्या है, नेट एसेट क्या है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको समझाना चाहिए। उस पर्टिकुलर डेट की हम नेट एसेट कैलकुलेट करेंगे, और उस नेट एसेट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम आपको, और नेट एसेट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम आपको ये सारी बातें बेच देंगे। मतलब हम आपको क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आपको कैश पे करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इट मीन्स फ्लिपकार्ट हैज गिवन पुट ऑप्शन टू वॉलमार्ट। फ्लिपकार्ट ने क्या दिया हुआ है? वॉलमार्ट को पुट ऑप्शन दिया हुआ है। बेसिकली ये बायबैक नहीं है, ये कोई बायबैक ऑफ शेयर्स नहीं है। मतलब फ्लिपकार्ट ने क्या कहा है कि आप आपके इंस्ट्रूमेंट को यू कैन पुट इट बैक टू द कंपनी एंड यू कैन टेक योर कैश बैक। और कैश भी किसके प्रोपोर्शन में मिलेगा? किसके प्रोपोर्शन में मिलेगा बोलो? नेटवर्थ के प्रोपोर्शन। किसके प्रोपोर्शन में मिलेगा? नेटवर्थ के प्रोपोर्शन मिलेगा। उस पर्टिकुलर डेट की नेटवर्थ कैलकुलेट की जाएगी, और उसके प्रोपोर्शन में क्या हो जाए, क्या देगा, मान के चलो कि उसने 25% शेयर्स खरीदे हैं, तो उस पर्टिकुलर डेट की नेटवर्थ आ रही है मान के चलो 1 लाख करोड़। तो 1 लाख करोड़ का 1 लाख करोड़ का 25% कितना होता है? 25,000 करोड़। तो उसको 25,000 करोड़ रुपया दे देंगे। आप समझ रहे हो मेरी बातों को यहाँ पे? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हुआ क्या? फ्लिपकार्ट हैज गिवन ऑप्शन इन इंस्ट्रूमेंट ओनली एट द टाइम ऑफ परचेज। मुझे बताओ, क्या उसने इंस्ट्रूमेंट में ऑप्शन क्या एट द टाइम ऑफ परचेज ही देके रखा था?
हियर द कैपिटल होल्डर हैज द ऑप्शन टू डाइल्यूट देयर शेयर्स। क्या कैपिटल होल्डर मतलब वॉलमार्ट के पास क्या अपने शेयर्स को डाइल्यूट करने का ऑप्शन है कि नहीं है? हाँ है। इट मींस वॉलमार्ट कैन पुट देयर शेयर्स, पुट देयर इक्विटी शेयर्स बैक एंड डिमांड कैश। वॉलमार्ट कैन पुट देयर इक्विटी शेयर्स बैक एंड डिमांड कैश। तो मुझे बताओ फ्लिपकार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू क्या ऑब्लिगेशन टू पे कैश है कि नहीं है? बोलो हाँ है ना। फ्लिपकार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्लिगेशन टू पे कैश है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। तो बताओ फ्लिपकार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू ये जो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट है, पुटेबल इंस्ट्रूमेंट समझ में आया क्या बेटा? यहाँ पे पुटेबल इंस्ट्रूमेंट जो है फ्लिपकार्ट, अरे फ्लिपकार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू क्या बनेगा? ऑब्लिगेशन टू पे कैश है तो ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बनेगा कि फाइनेंशियल लायबिलिटी बनेगा? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बनेगा कि फाइनेंशियल लायबिलिटी बनेगा? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बनेगा कि फाइनेंशियल लायबिलिटी बनेगा? नहीं, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। समझाता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक वाइज ऑब्लिगेशन टू पे कैश है तो इट शुड बी फाइनेंशियल लायबिलिटी, it should be financial liability. But when Flipkart is going to repay, it is as per the net asset या net worth of the company. जब Flipkart repay करेगा तो कोई fixed amount repay नहीं करने वाला है। उस दिन की जितनी नेटवर्थ होगी, नेट एसेट होगी, नेटवर्थ नेट एसेट इज वन इन द सेम। उस पर्टिकुलर डेट की जितनी नेट एसेट होगी, नेटवर्थ होगी, उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलने वाला है। मतलब कोई भी फिक्स्ड अमाउंट का ऑब्लिगेशन नहीं है। और नेटवर्थ और नेट एसेट के अकॉर्डिंग जिसको भी पे किया जाता है वो तो कंपनी के इक्विटी ही होते हैं। क्या होते हैं? कंपनी के इक्विटी ही होते हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या यहाँ पे? मतलब कैरेक्टरिस्टिक वाइज ऑब्लिगेशन टू पे कैश है तो हमें फर्स्ट इंस्टेंस में क्या लगता है? फाइनेंशियल लायबिलिटी है। लेकिन फाइनेंशियल लायबिलिटी में अमाउंट डिसाइडेड होता है कि इतना ही अमाउंट देना है। क्या हमें पता है कि 3 साल के बाद की नेटवर्थ क्या आने वाली है? 3 साल के बाद की नेटवर्थ 1 लाख करोड़ भी हो सकती है, 2 लाख करोड़ भी हो सकती है, 5 लाख करोड़ भी हो सकती है, 10 लाख करोड़ भी हो सकती है। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। तो मुझे बताओ व्हेन फ्लिपकार्ट इज गोइंग टू रीपे इट इज एज पर द नेट एसेट ऑफ द कंपनी। तो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स आर यहाँ पे क्या बन गए? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बन गए। क्या बन गए यहाँ पे? अगर कैश गारंटेड कैश है कि इतना ही कैश मिलने वाला है, उसमें नेट एसेट का कोई प्रपोर्शन आने वाला नहीं है, तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा? यहाँ पे आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। हियर कंपनी इज नॉट गिविंग एनी गारंटी ऑफ पेमेंट। कंपनी यहाँ पे कोई भी पेमेंट की गारंटी नहीं दे रही है। देयरफॉर पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर क्लासिफाइड एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है कि पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को किस में क्लासिफाई करेंगे? फाइनेंशियल लायबिलिटी में क्लासिफाई करेंगे कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में क्लासिफाई करेंगे? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर नेवर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और पुटेबल इंस्ट्रूमेंट। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तो मुझे बताओ, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एट दी टर्म, मतलब जब रिडीमेबल प्रेफरेंसेस इश्यू करते हैं तो उस टाइम पे प्रोस्पेक्टस में डिसाइड होता है कि इसको कितना पैसा वापस देना है, इसको एट पार रिडीम करना है कि उसको प्रीमियम पे रिडीम करना है। ये एट द टाइम ऑफ इश्यू ही डिसाइड हो जाता है। तो अब मुझे बताओगे, डिसाइडेड है ना कितना पे करना है कैश? डिसाइडेड है ना कितना पे करना है कैश? गारंटी पेमेंट है तो उसे फाइनेंशियल लायबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे फाइनेंशियल लायबिलिटी कहते हैं। अरे नहीं नहीं रसिका, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये एक पुटेबल इंस्ट्रूमेंट करके आपके स्टडी मटेरियल में एक ये दिया हुआ है। तो मैंने उसके लिए मैंने एक पैरा दिया हुआ है। तो उस पैरा को मुझे एक्सप्लेन तो करना था ना। अभी देखो ये वाला पैरा को ध्यान से रीड करो। पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स दीज इंक्लूड्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस फॉर द इश्यूअर। यहाँ पे इश्यूअर की जगह फ्लिपकार्ट सोचो। क्या सोचोगे? फ्लिपकार्ट। टू रीपरचेज और रिडीम इंस्ट्रूमेंट्स फॉर कैश और फाइनेंशियल एसेट्स व्हेन सोल्ड। तो उसे हम क्या कहते हैं? पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। लेकिन पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स में जब हम पे करते हैं तो वो उसकी नेटवर्थ के अकॉर्डिंग पे करते हैं, इसीलिए कोई गारंटेड पेमेंट नहीं होता है, वो नेटवर्थ के अकॉर्डिंग पेमेंट होता है। इसीलिए पेमेंट डिसाइडेड नहीं होता है पहले से, गारंटेड पेमेंट डिसाइडेड नहीं होता है। नेटवर्थ जो भी रहेगी उसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे? पुट उसको उसको पैसा दे देंगे। इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक वाइज तो फाइनेंशियल लायबिलिटी लगता है, लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, वो क्या है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आ गया तो आप याद रखोगे कि फाइनेंशियल, आई वुड रादर से पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स किस में क्लासीफाई होते हैं? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में क्लासीफाई होते हैं। लेकिन रिडीमेबल प्रेफरेंसेस इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में क्लासीफाई नहीं होते हैं बेटा, और वो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। वो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? अभी देखो कंडीशंस फॉर पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स। पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स की कंडीशंस में क्या क्या आता है? नंबर वन, प्रोपोर्शनेट शेयर इन द नेट एसेट। करेक्ट है ना?
मतलब वॉलमार्ट को जो भी पैसा मिलने वाला है क्या वो प्रोपोर्शनेट शेयर इन द नेट एसेट मिलने वाला है क्या? हाँ, मोस्ट सबॉर्डिनेट मतलब कि अब मुझे तो इक्विटी का राइट क्या होता है, सबसे लास्ट में ही होता है ना, एंड में ही आता है ना, मतलब मोस्ट सबॉर्डिनेट होता है, मतलब सबको देने के बाद, प्रेफरेंस को देने के बाद उसको मिलेगा। तो इसका भी वैसा ही है, मोस्ट क्या है, सबॉर्डिनेट है, सबसे एंड में उसका ही आता है, सबसे एंड में उसका ही आता है। आइडेंटिकल राइट्स, इक्विटी के जैसा आइडेंटिकल राइट्स भी है उसके। कैश फ्लो ओवर टर्म प्रोपोर्शनल टू द नेट प्रॉफिट, मतलब वो जो कैश मिलने वाला है 3 साल के बाद वो किसके प्रोपोर्शन में मिलने वाला है, वो नेट कैश फ्लो ओवर टर्म प्रोपोर्शनल टू द नेट प्रॉफिट। प्रोपोर्शनल नेट प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, प्रोपोर्शनल नेट एसेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेट एसेट होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट वर्ड गलत है, प्रॉफिट वर्ड गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेट एसेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, नेट एसेट होना चाहिए। यहाँ पे करो, हाँ, एंड नो अदर कमिटमेंट कमिटेड कैश फ्लोस। अभी ये याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इतना याद रहना बहुत मुश्किल है। फाइनेंशियल इंस्पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कंडीशंस क्या है, एक तो प्रोपोर्शनेट शेयर इन दी नेट एसेट होना चाहिए, मोस्ट सबॉर्डिनेट होना चाहिए, मतलब इक्विटी जैसा ही होना चाहिए कि सबको देने के बाद, प्रेफरेंस को देने के बाद। मोस्ट सबॉर्डिनेट है, मोस्ट सबॉर्डिनेट मतलब सबसे नीचे, सबसे बाद में आने वाला, उससे कहते हैं मोस्ट सबॉर्डिनेट। आइडेंटिकल राइट्स है, इक्विटी जैसे आइडेंटिकल राइट्स है, और जो उसको कैश फ्लो मिलने वाला है वो नेट एसेट के प्रोपोर्शन में मिलने वाला है, और दूसरा कोई कमिटेड कैश फ्लो नहीं है, दूसरे कोई कमिटेड कैश फ्लो नहीं है। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो हम एक इंस्ट्रूमेंट को, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। मैं एक बार वापस बोल लेता हूँ फटाफट, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, ध्यान से मेरी बात को सुन लेना। पहले बताओ थोड़ा बहुत समझा कि नहीं समझा? अरे भाई थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट बोलो। ओके ओके ओके। तो याद क्या रखना है बताएंगे, पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट को किस में क्लासिफाई करोगे, फाइनेंशियल लाइबिलिटी में कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में? किस में क्लासिफाई करोगे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में क्लासिफाई करोगे। इसीलिए मैंने ये पहले कहीं पे, ये मुझे लग रहा है कि पीडीएफ शेयर हो चुकी है पहले भी, इसलिए मैंने ना पूरा बराबर से उसी तरह से लिखा हुआ है एग्जाम्पल को भी, ताकि जब आप रीड करोगे ना तो आपको सारी बातें याद आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। तो आप एक बार रीड कर लेना उसको, अगर कोई डाउट है तो फिर मुझे पूछना, मैं वापस वापस बोलूंगा, कोई मतलब नहीं बनेगा उसका, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। अब आता है, ओके फिर से सेंड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार देख लेना है तो सही, लेकिन एक बार मैं देख वापस सेंड कर दूंगा अगर ऐसा है तो, डोंट वरी। कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग एंटिटीज ओन इक्विटी, कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग एंटिटीज और कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर एंटिटीज ओन इक्विटी, तो उसके दो एग्जांपल। कन्वर्टेबल डिबेंचर में, कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब क्या होता है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है, क्या यहाँ पे डिबेंचर होल्डर को किस में कन्वर्ट करना है, कंपनी की इक्विटी में कन्वर्ट करना है। और कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस का भी मतलब क्या होता है कि हमें किस में कन्वर्ट करना है, कंपनी की इक्विटी में कन्वर्ट करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग एंटिटीज ओन इक्विटी, बस इतना ही याद रखना है आपको कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और प्रेफरेंसेस किस में आता है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इज दैट क्लियर टू यू? यहाँ पे बस इतना ही याद रखना है, इसमें आगे कुछ करना, आप आगे कुछ जाना नहीं, क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल में नहीं दिया, इसमें मैंने लिखा उसका। तो कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, अगर मान के चलो आप सभी लोगों को मैंने कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस दिए, करेक्ट है, तो आज नहीं तो कल उस प्रेफरेंसेस के अगेंस्ट में मैं आपको क्या इशू करने वाला हूँ, इक्विटी शेयर्स इशू करने वाला हूँ, तो वो क्या बन जाते हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। मैंने आप सभी लोगों को मेरी कंपनी के कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए, तो एक पीरियड के बाद आपसे डिबेंचर ले लूंगा और आपको क्या इशू कर दूंगा, मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स इशू कर दूंगा, तो वो क्या बन जाते हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्या लिखा है, ये समझ में आ गया ना आपको, यहाँ पे बस इतना ही याद रखना था कि कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग कंपनी एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इज दैट क्लियर टू यू? यहाँ पे क्लियर है तो मैं आगे बढ़ू। अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर। अभी सुनो, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ध्यान से सुनना, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर। पहले बताओ, 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर का इंटरेस्ट पेमेंट क्या फिक्स होगा? हाँ, इंटरेस्ट पेमेंट तो ऑलवेज फिक्स होता है दोस्तों। तो इंटरेस्ट पेमेंट फिक्स है, और क्या ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होगा क्या? तो इंटरेस्ट पेमेंट को हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल लाइबिलिटी कहेंगे। लेकिन
ऑन ड्यू डेट उसका कन्वर्जन किस में होने वाला है, इक्विटी शेयर्स में होने वाला है। मतलब कंपनी क्या करेगी, उनसे डिबेंचर लेके अपनी कंपनी के क्या इश्यू कर देगी, इक्विटी शेयर्स इश्यू कर देगी, तो उसे क्या कहेंगे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। तो आपको नहीं लगता है ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मतलब उसमें फाइनेंशियल लायबिलिटीज का भी कैरेक्टर है और इसमें इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का भी कैरेक्टर है। तो ऐसे ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बात समझ में आई है तो हाँ बोलोगे, क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट फिक्स्ड है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, और ड्यू डेट पे कन्वर्जन किस में होने वाला है, इक्विटी में कन्वर्ट होने वाला है। तो ये क्या बन जाएगा, मतलब कंपनी के लिए क्या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा क्या, तो इससे कहते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। डाउट है तो पूछोगे। चलो देखते हैं, कंपनी लॉ के स्टूडेंट हैं तो कितना नॉलेज है कंपनी लॉ का, विल चेक। मुझे बताओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्यूमुलेटिव होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव? कंपनी लॉ के स्टूडेंट्स हो ना, तो बोलना तो पड़ेगा। अच्छा, बच्चे बोल रहे क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव, बाकी बच्चों का क्या कहना है? सेम एज अबाव, ऐसा है क्या, सेम एज अबाव सेम एज अबाव सेम एज अबाव, क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव, देखते हैं। अच्छा, क्यूमुलेटिव का मीनिंग बताओ, व्हाट डज इट मीन क्यूमुलेटिव? छोड़ो छोड़ो, मैं यहाँ बोल लेता हूँ। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल में डिविडेंड क्या होता है, क्या अक्यूमुलेट होता है? हाँ। इफ नॉट पेड इन फर्स्ट ईयर तो कहाँ पे करोगे, सेकेंड ईयर में पे करोगे? हाँ सर। इफ नॉट पेड इन सेकेंड ईयर तो कब पे करोगे, थर्ड ईयर में पे करोगे? हाँ सर। ऑल्सो दे गेट वोटिंग राइट्स आफ्टर सेकेंड ईयर, क्या सेकेंड ईयर के बाद वोटिंग राइट भी मिल जाता है क्या? हाँ, जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल करेंगे भाई, प्रॉफिट नहीं होगा तो अक्यूमुलेट होते जाएगा ना, प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या होते जाएगा, अक्यूमुलेट होते जाएगा। एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, नाउ व्हाट टू डू, बताओ। एट एंड ऑफ द थर्ड ईयर, देखो मैं समझा रहा हूँ डायग्राम ड्रॉ करके, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में डिविडेंड नहीं दिया तो क्या सेकेंड ईयर में देना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं दिया, प्रॉफिट ही नहीं था तो नहीं दिया, क्योंकि डिविडेंड इज कॉन्टिंजेंट ऑन प्रॉफिट, डिविडेंड इज कॉन्टिंजेंट ऑन प्रॉफिट। डिविडेंड किस पे डिपेंडेंट है, किस पे कॉन्टिंजेंट है, प्रॉफिट पे कॉन्टिंजेंट है। थर्ड ईयर में भी डिविडेंड नहीं दिया और यहाँ पे रिडम्पशन करना था, क्या करना था, रिडम्पशन करना था। बताओ कंपनी लॉ वाले स्टूडेंट, कंपनी लॉ वाले स्टूडेंट, ये जब रिडम्पशन करेंगे तो क्या सिर्फ जब रिडम्पशन करेंगे तो क्या सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू को ही रिडीम करेंगे कि साथ में अक्यूमुलेटेड डिविडेंड भी देंगे? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। 3 साल का डिविडेंड अक्यूमुलेट हुआ था, नहीं पे किया था, और 3 साल के बाद रिडम्पशन करना है, तो क्या सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन वैल्यू वापस करेंगे कि अक्यूमुलेटेड डिविडेंड भी वापस करेंगे? डिविडेंड भी देंगे, डिविडेंड भी देंगे, डिविडेंड भी देंगे, डिविडेंड भी देंगे। गलत, एकदम गलत। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन कंपनी विल पे रिडम्पशन वैल्यू, मैंने क्या लिखा, कंपनी विल पे रिडम्पशन वैल्यू और अरियर्स प्लस अरियर्स ऑफ डिविडेंड, और क्वेश्चन मार्क लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन मार्क? क्या पे करेगा, रिडम्पशन वैल्यू पे करेगा कि अरियर्स ऑफ डिविडेंड पे करेगा? लॉ इज साइलेंट अबाउट दिस, लॉ ने कुछ भी नहीं कहा है इसके बारे में, लॉ ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है, लॉ ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है, लॉ इज साइलेंट अबाउट दिस। Whether to pay dividend at the time of redemption, that depends on the terms and conditions with preference shareholder at the time of issue. जब at the time of issue जब prospectus issue करते हैं तो उस prospectus में जो terms and conditions लिखी होती हैं उस terms and condition पे depend करेगा कि at the time of redemption सिर्फ redemption value देनी है कि arrears of dividend भी देना है। redemption value देनी है, redemption value देनी है, मैंने कहा ना नेहा, ये तो वो terms and condition पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अगर प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा भाई, नहीं लिखा है तो नहीं देंगे। अब समझी मेरी बातों को यहाँ पे नेहा, बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ पे प्रैक्टिकली कभी कभी देते हैं तो उसका कभी कभी का मतलब तो यही था ना, कभी कभी, गाना याद आ गया, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ठीक है चलो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस डज नॉट मीन दे हैव मैंडेटरी राइट टू रिसीव डिविडेंड फॉर ऑल ईयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है।
और बीइंग अ कंपनी लॉ स्टूडेंट्स, हाँ अभी राहुल हो तो कॉमन सेंस है यार, नॉन क्यूमुलेटिव में तो ऐसे ही लैप्स होता है राहुल, इट्स अ मैटर ऑफ हाई लेवल ऑफ कॉमन सेंस, करेक्ट। तो वो तो ऐसे ही लैप्स होने वाला है, करेक्ट है। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस डज नॉट मीन दैट दे हैव मैंडेटरी राइट टू रिसीव डिविडेंड फॉर ऑल ईयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस का ये मतलब कभी नहीं होता है कि उसके पास मैंडेटरी राइट है कि वो डिविडेंड को रिसीव करने का। वो तो डिपेंड करेगा टर्म्स एंड कंडीशंस पे एट द टाइम ऑफ इश्यू, एट द टाइम ऑफ इश्यू। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैज राइट टू रिसीव डिविडेंड प्रायोर टू इक्विटी, हाँ इक्विटी के पहले उसको डिविडेंड मिलना चाहिए, बट नो राइट ओवर अरियर्स ऑफ डिविडेंड। अरियर्स ऑफ डिविडेंड पे उसका कोई भी राइट होता नहीं है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन इज साइलेंट, then preference shares are cumulative and dividend not mandatory, dividend not mandatory, dividend not mandatory। if dividend mandatory होता तो preference shares किस में क्लासिफाई हो जाता, फाइनेंशियल लाइबिलिटी में। लेकिन डिविडेंड नॉट मैंडेटरी है तो प्रेफरेंसेस किस में क्लासिफाई होगा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में। समझ में आया कि पूरी जो रामायण मैंने की ना ऊपर से लेके नीचे तक, वो रामायण इसीलिए की कि रिडीमेबल प्रेफरेंसेस फाइनेंशियल लाइबिलिटी है कि वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। अगर रिडीमेबल प्रेफरेंसेस में डिविडेंड को अगर ऐड कर दिया जाए, किसको ऐड कर दिया जाए, डिविडेंड को ऐड कर दिया जाए, तो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन साइलेंट है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तो क्या रहेंगे, क्यूमुलेटिव ही रहेंगे। और डिविडेंड क्या है, नॉट मैंडेटरी है। लेकिन लेकिन ऐसे तो नॉट मैंडेटरी है, ये अजम्पशन है। लेकिन अगर टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है कि जब भी आप रिडीम करोगे तो रिडम्पशन वैल्यू के साथ साथ अरियर्स ऑफ डिविडेंड भी पे करना होगा, तो आपको नहीं लगता है, आपको नहीं लगता है फिक्स ऑब्लिगेशन टू गारंटेड ऑब्लिगेशन टू पे कैश आ जाएगा, गारंटेड ऑब्लिगेशन टू पे कैश आ जाएगा। तो ये सिचुएशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इफ डिविडेंड मैंडेटरी है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, तो ये क्या बन जाएगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी में क्लासिफाई हो जाएगा। लेकिन डिविडेंड नॉट मैंडेटरी है तो ये किस में क्लासिफाई होगा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में क्लासिफाई होगा। किस में क्लासिफाई होगा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में क्लासिफाई होगा। ये आपके एमसीक्यूज है, ये दो क्या है आपके एमसीक्यूज है। जेन्युइनली जिसने पढ़ा होगा ना यही एमसीक्यूज के आंसर दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता है बेटा, अदरवाइज नहीं दे सकता है। समझ में आ गया बेटा आपको यहाँ पे, ये कोई दिक्कत वाली बात है तो मुझे पूछो, कोई कंफ्यूजन इसमें। तो ये कॉन्सेप्ट का नाम क्या था, यही था क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल कैपिटल को किस में क्लासिफाई करेंगे। क्यूमुलेटिव के साथ साथ डिविडेंड भी आ गया ना, क्या आ गया उसके साथ, डिविडेंड भी आ गया। और एक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि क्या होता है, ठीक है। फिर कंटिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजंस, कंटिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजंस, बेटा कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है, विच डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन फ्यूचर इवेंट। मतलब विच डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन फ्यूचर इवेंट। मतलब कल बारिश आएगी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, अदरवाइज नहीं पढ़ाऊंगा। तो बताओ आपका आपका लेक्चर किस पे कॉन्टिंजेंट है, क्या बारिश पे कॉन्टिंजेंट है कि नहीं है। अब मेरी बात समझ पाए कि नहीं, अनसर्टेनिटीज हैं। तो कॉन्टिंजेंट मीन्स डिपेंड्स अपॉन द happening or non-happening of a future event. If all settlement options would lead to issue of equity instrument only, then such contingent settlement provision is in the nature of equity only. Hence, no accounting treatment is required presently. अब ये अभी इससे समझेगा, ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एक सिचुएशन वन है, मान के चलो कोई भी रीजन की वजह से, कोई भी रीजन की वजह से XYZ कोई भी रीजन है, कंपनी फर्स्ट ईयर में 100 शेयर इश्यू करेगी, कंपनी सेकंड ईयर में 200 शेयर इश्यू करेगी, कंपनी थर्ड ईयर में 300 शेयर इश्यू करेगी। कोई भी रीजन, एक रीजन मान लो, कोई भी रीजन है, कोई भी रीजन की वजह से कंपनी फर्स्ट ईयर में 100 शेयर इश्यू करेगी, सेकंड ईयर में 200 शेयर इश्यू करेगी, थर्ड ईयर में 300 शेयर इश्यू करेगी, 300 शेयर इश्यू करेगी। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। सिचुएशन टू क्या कहता है, फॉर एनी रीजन कंपनी विल इश्यू in first year 100 shares if profit is 10%. In second year company will issue 200 shares if profit is 20%. In third year company will issue 300 shares if profit is 30%. So the out of the above to which situation is contingent, ये दोनों में से कौन सी सिचुएशन कॉन्टिंजेंट है, ये वाली कि ये वाली। भाई ये सेकंड वाली कॉन्टिंजेंट है ना, क्योंकि इतना प्रॉफिट होगा तो इतने शेयर्स देंगे, इतना प्रॉफिट होगा तो इतने शेयर्स देंगे, इतना प्रॉफिट होगा तो इतने शेयर्स देंगे। तो दोनों में से कौन सी सिचुएशन कॉन्टिंजेंट है, ऑफ कोर्स सिचुएशन टू। कौन सी सिचुएशन है, सिचुएशन टू। ये समझ में आ रहा है कि बेटा आपको यहाँ पे, इफ वी बोरो लोन फ्रॉम अ बैंक, अगर हम बैंक से लोन लेके आते हैं, as per terms and conditions we will make payment
टू बैंक इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स एज पर टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिखा था कि हम बैंक को इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में पे करेंगे इफ शेयर प्राइस विल गो बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल। इफ शेयर प्राइस इज गो बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, मतलब शेयर प्राइस एक लेवल से अगर ऊपर जाएगा तो हम बैंक को जो पे करेंगे वो किसके फॉर्म में पे करेंगे, इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में पे करेंगे। लेकिन मुझे बताओ क्या ये जो पे करना है क्या ये फिक्स है कि कॉन्टिंजेंट है? ये सेटलमेंट जो करना है ये फिक्स है कि कॉन्टिंजेंट है? तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? कॉन्टिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजंस। क्या कहते हैं उसे? कॉन्टिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजंस। आपको एग्जांपल से समझ में आया क्या? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर यहाँ पे। तो contingent means which depends upon the happening or non-happening of an event. If all settlement options will lead to issue of equity instrument only, then such contingent settlement provision is in the nature of equity only. Hence, no accounting treatment is required presently. हमारी कंट्री में इसके लिए आज की डेट में कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसा कॉन्टिंजेंटली अगर आपने इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं तो उसके लिए कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है। बेटा बैंक को लोन पे करना था तो क्या सेटलमेंट करना था क्या? लेकिन सेटलमेंट किस में करना था? कंपनी के इक्विटी शेयर्स में करना था। लेकिन कंपनी के इक्विटी शेयर्स भी कब इशू करेंगे? एक प्राइस के ऊपर जाएंगे तो इशू करेंगे। तो बताओ वो सेटलमेंट जो है क्या वो कॉन्टिंजेंट है कि नहीं? हाँ या ना बोलोगे? वो सेटलमेंट कॉन्टिंजेंट है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अगर वो सेटलमेंट कॉन्टिंजेंट है तो उस प्रोविजन को कौन सा प्रोविजन कहेंगे? कॉन्टिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजन। दैट्स इट, इतना ही समझना है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बैंक से लोन लिया तो उसको इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में पे करेंगे, लेकिन इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में पे करेंगे तो कब पे करेंगे? तो वो तब पे करेंगे कि अगर कंपनी की शेयर प्राइस एक लेवल से ऊपर चली जाती है, तब जाके उसको हम किस पे पे करेंगे? इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में पे करेंगे। तो मुझे बताओ क्या ये सर्टेन है कि कॉन्टिंजेंट है? ऐसा सेटलमेंट सर्टेन है कि कॉन्टिंजेंट है? किस पे कॉन्टिंजेंट है? शेयर प्राइस पे कॉन्टिंजेंट है। तो ऐसे सेटलमेंट प्रोविजन को कॉन्टिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजन कहते हैं। बात खत्म करो। समझ में आया तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो। ओके, बच्चे बोले समझ में आ गया। ओके 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 ओके। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये ट्रीटमेंट तो आपको आती है बेटा। डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। इट विल गो इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। या तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कह दो, या तो क्या कह दो उसको? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी कह दो। अरे ये तो सबको पता है ना, डिविडेंड प्रॉफिट के पहले आता है कि प्रॉफिट के बाद आता है? वो तो प्रॉफिट के बाद ही आता है ना। अगर प्रॉफिट के बाद आता है तो कौन से अकाउंट का पार्ट बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का ही तो पार्ट बनेगा आपका। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को आजकल स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के नाम से ही बुलाते हैं। किसके नाम से बुलाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के नाम से ही बुलाते हैं। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन फ्रॉम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरेस्ट क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या है इंटरेस्ट? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। बेटा इंटरेस्ट क्या? इंटरेस्ट नहीं, अभी आपको तो एफएम आता ही है बेटा। इंटरेस्ट क्या? कंपनी के पास प्रॉफिट होगा तो ही कंपनी इंटरेस्ट देगी, कि वेदर देयर इज प्रॉफिट और नो प्रॉफिट इंटरेस्ट देना पड़ेगा? बेटा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट प्रॉफिट के पहले आता है, और प्रॉफिट के पहले जो भी आता है उसे हम क्या कहते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट के पहले जो भी आता है उसे हम क्या कहते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। तो वो किसका पार्ट बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनता है। आजकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कहते हैं। यस करेक्ट है, आजकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कहते हैं। द इश्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम इक्विटी। इक्विटी मतलब रिजर्व्स इन सरप्लस से डिडक्ट करना होता है। अगर आप कोई, अगर मान के चलो आज रिलायंस कंपनी ने राइट इश्यू निकाला, बराबर है। राइट इश्यू निकालने के लिए क्या उसकी कुछ कॉस्ट आई होगी क्या? तो वो जो कॉस्ट है उसको कहाँ से डिडक्ट करोगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस से डिडक्ट करोगे। इक्विटी से डिडक्ट करने का मतलब कहाँ से डिडक्ट करोगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस से डिडक्ट करोगे। बात समझ में आ रही है क्या आपको? इफ डिविडेंड आर क्लासिफाइड एज एन एक्सपेंस, इट शुड बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। डिविडेंड क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। बेटा ये मैंने बहुत बार कहीं पे रेगुलर लेक्चर्स में बोला होगा, डिविडेंड प्रॉफिट के पहले नहीं आता है, डिविडेंड प्रॉफिट के बाद आता है। अगर डिविडेंड प्रॉफिट के बाद आता है तो ये ऑलवेज क्या बन जाएगा? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो डिविडेंड किसका पार्ट बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का। लेकिन यहाँ पे करेक्ट टर्म जो है वो क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। समझ में आया तो हाँ बोलो, मतलब ना बोलो। इंटरेस्ट क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ ये किसका पार्ट बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनेगा। या तो उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्या कहते हैं उसको? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। करेक्ट है। लेकिन कोई कॉस्ट, इश्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, मतलब इक्विटी को इश्यू करने के लिए अगर कोई कॉस्ट आती है तो उसको कहाँ से डिडक्ट करोगे? इक्विटी से डिडक्ट करोगे। इक्विटी का मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस। कहाँ से डिडक्ट करोगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस से। अगर डिविडेंड को एज एन एक्सपेंस क्लासिफाई किया जाता है, तो डिविडेंड एज एन एक्सपेंस हो सकता है ना?
वो जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड का जो हमने एग्जांपल लिया था, बराबर है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड का जो हमने एग्जांपल लिया था, उससे मुझे बताओ, अगर टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है कि एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन डिविडेंड का पेमेंट करना ही पड़ेगा, वो तो एक्सपेंस बन गया भाई, वो क्या बन गया, एक्सपेंस बन गया, करना ही पड़ेगा तो क्या बन गया, एक्सपेंस बन गया। तो वो एक्सपेंस कहाँ पे क्लासीफाई करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। कहाँ पे क्लासीफाई करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। या तो आप उसे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहो, या तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहो, इज वन एंड द सेम, इज वन एंड द सेम। अब समझ में आया कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन? ऑफसेटिंग फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी, ऑफसेटिंग फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये समझाया है मैंने आपको, कहाँ पे समझाया है, इस पे समझाया कंसोलिडेशन में। कहाँ पे समझाया, कंसोलिडेशन में। क्या डेटर्स को क्रेडिटर्स के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं? तो एग्जांपल लेके समझाओ, ये लो, अब बस वही है, ऑफसेट करना कहते हैं उसको। ये बिजनेस है, ये मिस्टर सैम है, बिजनेस ने मिस्टर सैम को 2 लाख के गुड्स क्रेडिट पे सेल किए। तो बताओ सैम कहाँ पे दिखेगा बैलेंस शीट में? क्या सैम बैलेंस शीट में एज अ डेटर्स क्या एसेट साइड पे दिखेगा 2 लाख रुपीस? बोलो हाँ है ना? हाँ, म्यूचुअल साइड ऑफ, करेक्ट है। और बिजनेस ने मिस्टर सैम से 1 लाख रुपीस के गुड्स परचेज भी किए। तो क्या ये मिस्टर सैम जो है, क्या ये एज एन लाइबिलिटी क्या क्रेडिटर्स में दिखेंगे क्या 1 लाख? आपको नहीं लगता है? उसी पर्सन से रिसीवेबल है जिस पर्सन को क्या है, पेएबल है। जिस पर्सन से रिसीवेबल है, क्या उसी पर्सन को पेएबल भी है? डोंट यू थिंक दैट कि ये प्रेजेंटेशन गलत है, ये बहुत गलत प्रेजेंटेशन है। तो कौन सा करेक्ट प्रेजेंटेशन होगा? ये क्रेडिटर्स 0 लिखो और डेटर्स कितना लिखो, 1 लाख लिखो। उसका मतलब क्या हो गया, क्या हमने 2 लाख में से क्या 1 लाख सेट ऑफ कर दिया? क्या कर दिया, सेट ऑफ किया कि नहीं किया? तो नेट रिसीवेबल कितना है? उसी पर्सन से 2 लाख रिसीवेबल है, उसी पर्सन को 1 लाख पेएबल है। तो नेट करोगे तो क्या 1 लाख रिसीवेबल आएगा कि नहीं आएगा मेरे बच्चों? अरे बोलो हाँ ना, आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ ना। हाँ आएगा, बस वही कॉन्सेप्ट ये कहना चाहता है, खत्म। ऑफसेटिंग अ फाइनेंशियल एसेट एंड अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। बताओ डेटर्स क्या है, फाइनेंशियल एसेट है, और क्रेडिटर्स क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है। फाइनेंशियल एसेट्स and financial liability shall be set off and net amount shall be presented in the financial statement। मतलब आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो और नेट अमाउंट प्रेजेंट करना होगा कहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ओनली व्हेन देयर इज लीगल एनफोर्सिबल राइट टू सेट ऑफ एंड एंटिटी वांट्स टू सेटल ऑन नेट बेसिस। मतलब लीगल एनफोर्सिबल राइट होना चाहिए सेट ऑफ का। हाँ कर सकते हैं डेटर्स क्रेडिटर्स के साथ, अगर एक ही पर्सन से रिसीवेबल है और उसी पर्सन को अगर पेएबल है तो लीगल एनफोर्सिबल राइट टू सेट ऑफ है। और एंटिटी भी ऐसे ट्रांजेक्शन को सेट ऑफ करना चाहेगी नेट बेसिस पे, क्योंकि अननेसेसरी अगर आप 2 लाख यहाँ पे लिखोगे, 1 लाख यहाँ पे लिखोगे तो अननेसेसरी एसेट ज्यादा दिखेगी, अननेसेसरी लाइबिलिटी ज्यादा दिखेगी। उससे अच्छा क्या कर दो, उसको सेट ऑफ कर दो। क्या कर दो, उसको सेट ऑफ कर दो। तो उससे क्या कहते हैं, ऑफसेटिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी। एक और एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे, फ्रॉम बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू, सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट एंड क्रेडिट कार्ड एडवांस। सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट एंड क्रेडिट कार्ड एडवांस। मुझे बताओ, एसबीआई बैंक में मेरा सेविंग अकाउंट भी है, वहाँ पे 5 लाख का बैलेंस है, और क्रेडिट कार्ड में उन्होंने मुझे 2 लाख की क्रेडिट देके रखी है। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों अकाउंट सेट ऑफ हो सकते हैं क्या? 5 लाख मतलब क्या है, मतलब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू मुझे मतलब अकाउंट होल्डर को पेएबल है, और ये क्रेडिट कार्ड का तो क्या है, क्रेडिट कार्ड मतलब क्रेडिट कार्ड एडवांस का मतलब समझ में आया क्या? मतलब मैंने क्रेडिट कार्ड यूज किया तो बैंक से पैसा बोरो किया ना, ये मैंने बैंक को पैसा दे के रखा हुआ है, ये मैंने बैंक से पैसा बोरो करके रखा हुआ है, ये लो, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, करेक्ट है। तो मैंने सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा दिया हुआ है और ये 2 लाख रुपए मैंने बोरो किया हुआ है। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, क्या एक ही पर्सन से रिसीवेबल है और एक ही पर्सन को पेएबल है? तो क्या ऐसे ट्रांजेक्शन क्या सेट ऑफ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो एक बैंक के लिए एक फाइनेंशियल एसेट्स है तो दूसरी क्या है, ये फाइनेंशियल एसेट्स है तो ये क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है। तो क्या फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी को क्या सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? बस यही बात यहाँ पे समझानी थी। ऑफसेटिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी, क्या फाइनेंशियल एसेट्स को और फाइनेंशियल लायबिलिटीज को क्या ऑफसेट कर सकते हैं क्या?
खत्म हो गया आपका इंडेक्स 32. इंडेक्स 32 इज ओवर. इंडेक्स 32 इज ओवर. मैं अभी आपको ग्रुप के ये सेंड कर देता हूँ और आपको अभी उसको एक बार बताऊंगा. तो मुझे लग रहा है कि मेन पॉइंट्स तो दिमाग में फिट हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको. कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा, कोई डाउट हो तो पूछो फटाफट. इफ यू अंडरस्टूड देन से यस, इफ यू हैव डाउट देन प्लीज आस्क डाउट. आप डाउट आप पूछ सकते हो. समझ में आ गया क्या आपको? चलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. वेरी गुड बेटा. ये सैटरडे को मैं सैटरडे संडे 2 दिन, सैटरडे संडे दोनों दिन मैं ले रहा हूं आपका इश्यू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड उसके एमसीक्यूज. तो सैटरडे को 4 आवर्स रहेगा, सैटरडे को 4 आवर्स रहेगा, संडे को 4 आवर्स रहेगा. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा पुटेबल समझा देता हूँ. ईसोप का पीडीएफ तो शेयर किया है बेटा साक्षी, ईसोप तो शेयर करके रखा हुआ है मैंने. हाँ डिबेंचर तो बेटा मैंने ऑलरेडी करा दिया है राहुल तुम लोगों को. तो मैंने ऑलरेडी आपको डिबेंचर का रिवीजन तो मैंने आपको ऑलरेडी करवा के दिया है. लेकिन शेयर्स का और प्रेफरेंस शेयर्स का देख लेना बेटा. 12-15 मार्क के क्वेश्चंस कहीं नहीं गए, तो अननेसेसरी रिस्क मत लेना. थोड़ा टाइम स्पेंड कर देना, थोड़ा टाइम स्पेंड कर देना. सर एक क्वेश्चन में अगर डेटर्स कलेक्शन पीरियड 29.53 है तो 29 डेज ले या 30 डेज लो बेटा. राउंड ऑफ 30 डेज होगा राशिका. ओके. मुझे लग रहा है अथर्व को समझना है पुटेबल इंस्ट्रूमेंट वापस समझना है. अथर्व सुन मेरी बात को ध्यान से पहले. पुटेबल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? मतलब एक पार्टी मतलब इश्यूअर राइट देता है. वॉलमार्ट ने इन्वेस्ट किया $2 बिलियन इन फ्लिपकार्ट. करेक्ट है. तो ऑब्जेक्टिव कंट्रोल था? नहीं था. कोई वोटिंग राइट्स था? नहीं था. इवन उस वॉलमार्ट को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि वो फ्लिपकार्ट का बिजनेस रन करे. कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका. तो इंटरेस्ट वही है कि वो 3 साल के लिए शेयर्स को रखे और बाद में बेच दे, बाद में बेचे. इन दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क इज वेरी हाई बट अपॉर्चुनिटी ऑफ एप्रिसिएशन इज एनॉर्मस. मतलब इन्वेस्टमेंट की जो मतलब एप्रिसिएशन की जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज्यादा है. इसीलिए लोग क्या करते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं. इन दिस सिचुएशन फ्लिपकार्ट हैज गिवन ऑप्शन टू वॉलमार्ट. फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट को एक ऑप्शन दे के रखा है. इफ यू वांट देन यू कैन सेल योर शेयर्स आफ्टर 3 years बैक टू कंपनी. और उस टाइम पे फ्लिपकार्ट क्या करेगी, उस पर्टिकुलर डेट की नेटवर्थ कैलकुलेट करेगी. मान के चलो, मैं ऐसे मानता हूँ कि 25% शेयर्स खरीदे किसने, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के. तो जिस डेट 3 साल के बाद की जो नेटवर्थ आएगी वो आई मान के चलो 1 लाख करोड़. कितनी आई? 1 लाख करोड़. नेटवर्थ क्या है, नेट एसेट क्या है, आपको समझ में आता होगा. तो 1 लाख करोड़ का कितना ले लोगे, 25% ले लोगे तो 25,000 करोड़. 25,000 करोड़ ये कौन किसको दे देगा? फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट को दे देगा. फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट को दे देगा. इट मीन्स फ्लिपकार्ट हैज गिवन पुट ऑप्शन टू वॉलमार्ट. फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट को पुट ऑप्शन दिया हुआ है कि फ्लिपकार्ट हैज गिवन एन इंस्ट्रूमेंट, फ्लिपकार्ट हैज गिवन ऑप्शन इन इंस्ट्रूमेंट एट द टाइम ऑफ परचेज. परचेज के टाइम पे ही ऑप्शन दे के रखा था कि कैपिटल होल्डर मतलब यहाँ पे वॉलमार्ट, कैपिटल होल्डर मतलब यहाँ पे वॉलमार्ट हैज ऑप्शन टू डाइल्यूट देयर शेयर्स. It means Walmart can put back their equity shares को, अपने शेयर्स को वापस पुट बैक कर सकता है एंड डिमांड कैश. वो क्या डिमांड कर सकता है? कैश डिमांड कर सकता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन रेज हुआ कि ये क्या है, ये पुटेबल इंस्ट्रूमेंट क्या फाइनेंशियल लायबिलिटी है? कैरेक्टरिस्टिक वाइज तो ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू पे कैश है, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी लगता है. लेकिन ये फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है क्योंकि वो जो कैश पे करना है वो कोई गारंटेड अमाउंट नहीं है, फिक्स अमाउंट नहीं है. वो एज पर नेट एसेट ऑफ द कंपनी है. जिस दिन पे करना होगा उस दिन की नेट एसेट कैलकुलेट करेंगे. तो नेट एसेट 1 लाख करोड़ भी हो सकती है, 2 लाख करोड़ भी हो सकती है, 50,000 करोड़ भी हो सकती है, 10 लाख करोड़ भी हो सकती है. मतलब कोई गारंटेड पेमेंट नहीं है, फिक्स पेमेंट नहीं है. इसीलिए पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स आर क्लासिफाइड एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. क्या क्लासिफाई होता है? ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाई होता है.
अब बता अथर्व, समझ में आया क्या तुझे कि नहीं समझा, कि अभी बाउंसर जा रहा है? समझ गया क्या? वेरी वेरी गुड। ठीक है बेटा, अब इतना ज़्यादा डिटेल में मत जाओ इंडेक्स के, मैं अभी भी मना करता हूँ कि पता नहीं मैंने इतनी टेक्निकलिटीज सिखाई तो है, लेकिन एग्जाम में आएगी कि नहीं आएगी ये भी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। मुझे पेपर सेट करने को दे तो मैं 5-6 क्वेश्चन डाल दूँ उस पर बेटा, लेकिन वो लोग मुझे देते नहीं पेपर सेट करने को, तो मैं क्या करूँ ना बेटा, तो कुछ नहीं कर सकते बेटा, ऐसा है। तो आई थिंक एंजॉय करो। कल मैं कोई दूसरा एक छोटा मोटा टॉपिक लेके आ जाऊंगा आपके पास, लेकिन सैटरडे संडे को इग्नोर नहीं करना है। आप आपके फ्रेंड्स को सबको इन्फॉर्म करोगे। बहुत बार ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं, ये तो आता ही है ना, हमने फाउंडेशन में कर ही लिया था। बेटा मेरी बात अभी भी समझ लो, मेरी बात अभी भी मान लो, आपका जो रिजल्ट है वो मेन टॉपिक्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। आप जितना मेन टॉपिक्स पे फोकस करोगे, जितना मेन टॉपिक्स पे फोकस करोगे, उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट्स की ओर आगे बढ़ोगे। और मेन टॉपिक्स को यू कांट इग्नोर, यू कांट इग्नोर, यू कांट इग्नोर। और यू ऑल सेट, यू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर बेटा। विल सी यू टुमारो, विल सी यू टुमारो बेटा। हाँ बेटा कर लूंगा, रेशियो की एनसीज करा दूंगा बेटा, डोंट वरी।